हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारी रेडियो ट्रीटमेंट प्लानिंग की आज हमारे लास्ट चैप्टर और बचा है। तो हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग सीरीज़ का हमारा लास्ट चैप्टर है ट्रीटमेंट प्लानिंग थर्ड। तो आई होप अब तक आपने इस सीरीज़ के साथ बने रहे तो आप ये लास्ट चैप्टर भी बिल्कुल पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है अपना चैप्टर 13, जिसमें अपना आता है रेडियो ट्रीटमेंट प्लानिंग थर्ड। इसमें आता है अपना फील्ड शेपिंग, स्किन डोज एंड फील्ड सेपरेशंस। तो अपन इनके बारे में पता करेंगे। इसके अंदर क्या आ रहा है, शील्डिंग ऑफ वाइटल डोज विथ रेडिएशन फील्ड इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स को अपन रेडिएशन फील्ड से मतलब ट्रीट कर रहे हैं, है ना, शील्ड कर रहे हैं ना। ये क्या है, मेजर कंसर्न है रेडियो थेरेपी का, कि अपन को मान लो जो वाइटल्स मतलब जो अपने रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, अगर उनके ऊपर रेडिएशन लगता है तो वो डैमेज हो सकता है। कंसिडरेबल time and efforts are spent in shaping field not only protect critical organ but also avoid unnecessary radiation surrounding नॉर्मल टिश्यू। तो इसमें क्या है कि अपना टाइम और एफर्ट दोनों लगता था कि भाई अपन को जो क्रिटिकल ऑर्गन्स को मतलब अपन को रेडिएशन फील्ड को ऐसे शेप देना है कि वो क्रिटिकल ऑर्गन्स को छोड़कर बाकी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को भी हटाकर जो मेन ट्यूमर वाला है कि उसी के ऊपर ही लगे। अटेंडेंट टू दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो इफेक्ट ऑन स्किन डोज एंड बिल्डअप डोज ऑन द सबक्यूटेनियस टिश्यू वेल शील्डिंग ब्लॉक बाउंड ऑन अ प्लास्टिक ट्रे इज इंसर्टेड इनटू द ब्रीफ। तो इसकी वजह से क्या होता था कि भाई स्किन डोज पे भी अफेक्ट होता था और बिल्डअप जो होता था वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी बन जाता था, जबकि अपन शील्डिंग ब्लॉक को प्लास्टिक ट्रे में लगाकर बीम में माउंट कर देते। स्किन स्पैरिंग इज द मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेगा वोल्टेज फोटोन बीम। तो इसमें जो स्किन स्पैरिंग है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर मेगा वोल्टेज फोटोन बीम एंड वेरी एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू मेंटेन दिस एफर्ट व्हेन इरिटेटेड नॉर्मल स्किन। ठीक है, तो जो स्किन स्पैरिंग वाला है तो उसका भी अपन को एफर्ट रखना चाहिए। अनदर प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली इंपॉर्टेंट रेडिएशन थेरेपी इज द मैचिंग ऑफ एडजेसेंट फील्ड। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई जो अपने अलग अलग फील्ड है वो जो एडजेसेंट फील्ड है वो मैच कर पाए। दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन द रेडिएशन फील्ड अवेलेबल विद इक्विपमेंट्स आर नॉट लार्ज इनफ टू एनकम्पास द एंटायर टारगेट वॉल्यूम। तो ये कब सिचुएशन अराइज हो रही है कि जो अपने रेडिएशन फील्ड है ये अवेलेबल हो इक्विपमेंट्स के साथ, मतलब ये लार्ज इतने नहीं हो कि वो पूरे वो टारगेट वॉल्यूम को एकम्पनास कर पाए। इन सम केसेस द टारगेट वॉल्यूम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द ट्रीटमेंट टू द सेकंड पार्ट डज नॉट कमेंस विद द ट्रीटमेंट गोज टू द फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो जो टारगेट वॉल्यूम है इसको अपन दो पार्ट्स में बांट देते हैं। जो सेकंड वाला पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, फर्स्ट पार्ट वाला सेकंड पार्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा। इन सच स्कीम इज डिजाइन टू अवॉइड टॉक्सिसिटी ड्यू टू इरेडिएटेड एंड एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। ऐसी स्कीम को डिजाइन करा गया ताकि जो है ना वॉल्यूम्स, जो टिश्यू वॉल्यूम्स है उनमें एक्सेसिव रेडिएशन नहीं लगे। मल्टीपल एडजेसेंट फील्ड आर ऑल्सो यूज व्हेन द ट्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन और पेशेंट एनाटॉमी इज नॉट अलाउ को प्लानर फील्ड। ठीक है, तो मल्टीपल एडजेसेंट फील्ड को भी करा गया। जब को प्लानर फील्ड मतलब क्या हो रही है, जो एक ही सेम प्लेन से अलग अलग सेंट्रल एक्सिस से फील्ड बन रहा है तो उसमें भी मल्टीपल एडजेसेंट फील्ड का बनाया गया। मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये टेक्निक में कि एक्सट्रीम डोज इनहोमोजेनिटी, मतलब अगर मैं मान लूँ कि जो डोज की जो इरेगुलरिटी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है इन द जंक्शनल रीजन, जहाँ पे दोनों बीम्स के जो दोनों फील्ड है उसके एडजेसेंट पार्ट मीट कर रहे हैं। ठीक है, एडजेसेंट फील्ड कैन ओवरलैप एट अ डेप्थ एंड गिव राइज टू द रीजन ऑफ एक्सेसिव डोज और हॉट स्पॉट। तो क्या होता है, जो एडजेसेंट फील्ड होता है वो एक डेप्थ पे है ना, मतलब ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं और क्या बना लेता है, हॉट स्पॉट लगा लेता है, बना लेते हैं। ओवरलैप कैन बी अवॉइडेड बाय सेपरेटिंग द फील्ड बट इट कैन टर्न टू द एरिया ऑफ रिड्यूस डोज और कोल्ड स्पॉट। अगर अपन ओवरलैप को हटाना है तो अपन फील्ड्स को दूर कर सकते हैं, लेकिन फील्ड को दूर करने से क्या चांसेस है कि वहाँ पर कोल्ड स्पॉट्स भी बन जाए। ठीक है, तो अगर अपन क्या इस चैप्टर में अपना यही वो रहेगा कि अपन को ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, उनकी पॉसिबल सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान रखना है। पहला है फील्ड ब्लॉक्स। द शेपिंग ऑफ ट्रीटमेंट फील्ड इज प्राइमरली डिक्टेटेड बाय ट्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और लोकल एक्सटेंशन एज वेल एज रीजनल मेटास्टेसिस। तो इसके अंदर अपना क्या है, जो अपन ट्रीटमेंट फील्ड को शेप दे रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो ट्यूमर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लोकल एक्सटेंशन और रीजनल मतलब उस रीजन में कौन सा मेटास्टेसिस है। नॉट ओनली शुड द डोज टू द वाइटल ऑर्गन शुड नॉट एक्सीड देयर टॉलरेंस बट ऑल्सो डोज टू द नॉर्मल टिश्यू। इसमें क्या हो रहा है कि अपन को डोज को वाइटल ऑर्गन्स पे नहीं देना, कि मतलब अगर वाइटल ऑर्गन्स को देने तो वो अपने टॉलरेंस लिमिट से एक्सीड ना कर जाए, लेकिन अपन को नॉर्मल टिश्यूज़ को भी बचाना है।
इन जनरल शुड बी मिनिमाइज, ठीक है। तो वाइटल ऑर्गन्स और जो नॉर्मल टिश्यूज है इनकी डोज क्या हो, मिनिमाइज हो, एज लॉन्ग एज द टारगेट वॉल्यूम इंक्लूड्स द एडिकेट मार्जिन द डेमोन्स्ट्रेटेड ट्यूमर एज वेल एज प्री एज्यूम्ड ऑक्लूट स्प्रेड, ठीक है। जब है ना, जब तक अपना टारगेट वॉल्यूम इंक्लूड है तो अपने बाद की मार्जिन जो अपना ट्यूमर है वो स्प्रेड ना करे। द इरेडिएशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू आउटसाइड द वॉल्यूम मस्ट बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल, तो अपना जो नॉर्मल टिश्यू जो आउटसाइड द ट्यूमर फील्ड है उसको अपन को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेस्ट्रिक्शन कैन बी गिव राइज टू द कॉम्प्लेक्स फील्ड शेप विच रिक्वायर्स इंट्रिकेट ब्लॉकिंग, ठीक है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो फील्ड शेप है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसको अपन को मतलब ब्लॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है। द फ्रिक्वेंसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फील्ड शेपिंग वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, हाउएवर इफ द कॉम्प्लेक्स if the complex second हाँ if the complex involve the elaborated blocking are often used, is necessary to establish a rational system of field shaping। ब्लॉक थिकनेस क्या आ रहा है, तो इसमें जो शील्डिंग ब्लॉक्स है ये किसके बने होंगे, लीड के बने होंगे। तो थिकनेस है लीड की, ये रिक्वायर्ड करती है फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ शील्ड एरिया डिपेंडेंट ऑफ बीम क्वालिटी एंड अलाउ ट्रांसमिशन थ्रू द ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें जो थिकनेस ऑफ लीड है ये मतलब अपन को प्रोटेक्शन दे देती है शील्डेड एरिया को, और ये डिपेंड करता है बीम की क्वालिटी पे, और ये ट्रांसमिशन मतलब अलाउ करता है थ्रू द ब्लॉक। द प्राइमरी बीम ट्रांसमिशन ऑफ 5% थ्रू द ब्लॉक इज कंसिडरेबल एक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशन। अगर अपन प्राइमरी बीम ले रहे हैं जिसका ट्रांसमिशन 5% है थ्रू द ब्लॉक, ये अपना कंसिडरेबल एक्सेप्टेबल है फॉर मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशन। इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ हाफ वैल्यू टू अचीव द ट्रांसमिशन, अगर अपना एन क्या जा रहा है, ये अपना हाफ वैल्यू है, ठीक है। तो ये अपना अगर मान लो हाफ वैल्यू लेयर्स है जो कि अपना ट्रांसमिशन है उसको अचीव करने के काम में आ रहा है, तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 n इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1.0 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट के अंदर हाफ वैल्यू लेयर के अंदर क्या होता है, 2.0 में क्या होता है 0.3, 3.0 एल्यूमिनियम में 1.0 होता है, सीजियम के अंदर 3.0 होता है, कोबाल्ट के अंदर 5.0 होता है, 4 मेगावोल्ट में 6.0 होता है ना, 6 मेगावोल्ट में 6.5 होता है, 10 में 7.0, 25 में 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर अपन 2n है ना, तो अपन ने क्या था ऊपर 1/2n इज इक्वल टू 0.05 था, है ना, 1/2n इज इक्वल टू 0.05 था। और इसके अंदर क्या हो गया, अपन ने उसको रिवर्स कर दिया तो 2n इज इक्वल्स टू 1/0.05। जब अपन 1/0.05 को अपन सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 आने के बाद फिर अपन ने क्या लगाया, n log 2 मतलब अपन ने दोनों साइड log से अपन ने सॉल्व कर दिया। तो जब अपन ने n log 2 लगाया दोनों में तो इधर क्या आ गया log 20, है ना। log 20 की अपन को पता है वही log 20 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा log 20 के नहीं लगाया, फिर अपन ने log 2 को क्या करा उसमें डिवाइड में रख दिया, तो log 20 अपन log 2 करा, तो log 20 अपन log 2 अपना आता है 4.32, ठीक है। तो अपना 4.32 आ गया। थस द थिकनेस ऑफ लीड ग्रेटर देन 4.3 हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। तो अगर अपन अगर मान लेते हैं कि अगर अपनी जो लीड की थिकनेस है वो अगर अपनी 4.3 हाफ वैल्यू लेयर से ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, 5% प्राइमरी बीम ट्रांसमिशन करेगी, जो कि अपना क्रिटिकल शील्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शील्डिंग अगेंस्ट प्राइमरी रेडिएशन, ये क्या बोल रहा है, जो शील्डिंग है उसको अगर अपन प्राइमरी रेडिएशन के अराउंड करते हैं is readily accomplished by the thin sheets of lead that can be placed on molded on a skin surface। अगर अपन प्राइमरी रेडिएशन के अगर अपन सुपरफिशियल या ऑर्थोवोल्टिक बीम का अपन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, थिन शीट ऑफ लीड अपन इस्तेमाल करते हैं जिसको अपन स्किन की सरफेस के ऊपर लगा के मोल्ड भी कर सकते हैं। हाउएवर एज द बीम एनर्जी इंक्रीजेस टू द मेगा वोल्टेज रेंज द थिकनेस ऑफ लीड रिक्वायर फॉर शील्डिंग इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, ठीक है। अगर मान लो मेगा वोल्टेज बीम का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो थिकनेस है लीड की वो क्या हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। द लीड ब्लॉक्स आर देन प्लेस्ड अबाउ द पेशेंट सपोर्टेड द बीम ऑन अ ट्रांसपेरेंट ट्रे कॉल्ड एज शेडो ट्रे। तो अपन जो लीड ब्लॉक्स है इसको अपन क्या करते हैं, पेशेंट के सपोर्ट में लगा देते हैं बीम में, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्रे का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं शेडो ट्रे।
All through the primary beam transmission can be reduced further by using the extra thick block. The reduction of dose in a shielded region may not be significant due to predominance of scatter radiation from the adjoining open areas of the फील्ड. ठीक है, तो अपन अगर मान लो अगर मैं एक्स्ट्रा थिक ब्लॉक का यूज़ कर रहा है तो क्या अपना जो रिडक्शन है डोज का शील्डिंग रीजन में इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा ड्यू क्योंकि अपना जो स्कैटर रेडिएशन है वो ओपन एरियाज के अंदर ज़्यादा आ रहा है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लॉक डाइवर्जेंस. ब्लॉक डाइवर्जेंस क्या होता है? आइडियली द ब्लॉक शुड बी शेप्ड और टेपर्ड सो दैट साइड फॉलो द ज्योमेट्रिक. एक मिनट. आइडियली जो अपना ब्लॉक है इसको अपन इस टाइप से शेप करते हैं या टेपर करते हैं जिसमें जो उसके साइड्स है वो क्या करे, ज्योमेट्रिकल डाइवर्जेंस फॉलो करे. ये क्या करेगा, ब्लॉक ट्रांसमिशन पेन नंबर को कम करेगा. ठीक है, तो पार्शियल ट्रांसमिशन देखो जो ट्रांसमिशन पेन नंबर क्या होता है, मतलब एजेस जो ब्लॉक की जो एजेस होती है वहाँ से जो बीम निकल पा रही है उस वो अपना क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन पेन नंबर आ जाते हैं. जैसे मान लो अपना ब्लॉक है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से पार्शियल हाउएवर द डाइवर्जेंस ब्लॉक्स ऑफर अ लिटिल एडवांटेज ऑफ द बीम विथ लार्ज जियोमेट्रिक पेन नंबर. ठीक है, तो छोड़ो ये देखो ये अपना जैसे मान लो ये ब्लॉक है और यहाँ से रेडिएशन निकल रही है तो यहाँ से ये जिस पार्ट से मतलब ये जो डिफेक्ट आ रहा है ना वो से ट्रांसमिशन पेन नंबर कहते हैं. अगर डाइवर्जेंस ब्लॉक ऑफर लिटिल एडवांटेज ऑफ द बीम विद अ लार्ज ज्योमेट्रिक पेन नंबर. अगर अपना लार्ज ज्योमेट्रिक पेन नंबर डाइवर्जेंस ब्लॉक अपना लिटिल एडवांटेज देगा. इन केस ऑफ कोबार द शार्पनेस ऑफ द बीम कट ऑफ द ब्लॉक एज इज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव बाय यूजिंग डाइवर्जेंट ब्लॉक. ठीक है, तो जो शार्पनेस है बीम की वो इम्प्रूव नहीं होगी है ना यूजिंग द डाइवर्जेंट ब्लॉक. ऑल्सो फ्रॉम सर क्रिटिकल सिचुएशन इज मेकिंग द लास्ट मिनट अल्टरनेशन ऑफ द फील्ड ब्लॉकिंग द शार्पनेस नॉट क्रिटिकल एंड वर्थ टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द डाइवर्जेंट ब्लॉक which is have to be invariably custom designed for the treatment setup. Therefore most institution keep the stock of straight cup block और different shape and dimension. ठीक है, तो straight cup block का अपन यूज़ करते हैं. डाइवर्जेंट ब्लॉक्स आर मोर सुटेबल फॉर बीम हैविंग द स्मॉल फोकल स्पॉट सच एज लिनैक बीम्स. ठीक है, तो डाइवर्जेंट ब्लॉक का अपन का यूज़ करते हैं जहाँ पे फोकल स्पॉट क्या उतना छोटा हो जाए एज केस ऑफ लिनैक बीम्स. बिकॉज ऑफ द साइड ऑफ द ब्लॉक फॉलो द बीम डाइवर्जेंस द रिड्यूस इन लेटरल डायमेंशन बाय डिजाइनिंग द शील्ड और स्मॉलर सोर्स टू ब्लॉक द डिस्टेंस विदाउट इंक्रीजिंग द ब्लॉक ट्रांसमिशन पेन नंबर. फिर आता है अपना फील्ड शेपिंग में आता है कस्टम ब्लॉकिंग. कस्टम ब्लॉकिंग का क्या होता है, ऑल थ्रू द नंबर ऑफ सिस्टम्स were used for field shaping. No, the one introduced by the power L is most commonly used for in radiation therapy. The system use low melting point alloy Lipovitz material. ठीक है, तो सबसे पहला जो कस्टम ब्लॉकिंग है वो किसने यूज़ करा कि सबसे पहले पावर्स ने. और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक अलॉय यूज़ करा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट था. इसका मेटल था लिपोविट्स. ब्रांड नेम क्या था इसका, सेरोबेंड. इसकी डेंसिटी थी 9.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एट 20 डिग्री सेल्सियस 83% ऑफ द लीड डेंसिटी. इस मटेरियल के अंदर 50% बिस्मथ था, 26.7% लीड है और 13.3% टिन है और 10.0% कैडमियम है. तो कैडमियम फ्री सेरोबैंड भी अपन आज के टाइम पे अवेलेबल है. तो मेन एडवांटेज क्या है सेरोबैंड का कि ये 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है. ठीक है, अगर अपन कैडमियम फ्री है तो 95 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है. देयरफॉर ये क्या ये इजी है, मतलब किसी भी शेप के अंदर आ सकता है और ज़्यादा रूम टेम्परेचर भी ये लीड से भी ज़्यादा हार्ड हो सकता है. द मेन थिकनेस ऑफ सेरोबैंड ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉकिंग इज कैलकुलेट फ्रॉम द टेबल 3 यूरिन द डेंसिटी रिलेटिव रेशियो ऑफ लीड. ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम थिकनेस है सेरोबैंड ब्लॉक की तो वो डेंसिटी रिलेटिव रेशियो लीड की वजह से अपने टेबल में आ गई थी. मल्टीपल लीड थिकनेस बाय द 1.01 इन द मेगा वोल्टेज रेंज ऑफ फोटोन बीम. द कॉमनली यूज थिकनेस इज 7.5 सेंटीमीटर. तो मोस्ट कॉमनली यूज थिकनेस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर जो कि इक्विवेलेंट होता है और 6 सेंटीमीटर प्योर लीड के बराबर. द मैनुअल प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सेरोबैंड ब्लॉक स्टार्ट विद द सिम्युलेटर रेडियोग्राफ, पोर्ट फिल्म और डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड रेडियोग्राफ. ठीक है, तो इसमें सेरोबैंड ब्लॉक किस में स्टार्ट होता है, सिम्युलेटर रेडियोग्राफ में, पोर्ट फिल्म के अंदर या फिर अपने DDR मतलब डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड रेडियोग्राफ हो रही है. जिसमें क्या होता है अपन जो आउटलाइन होती है ट्रीटमेंट फील्ड की जिसके अंदर वो एरियाज इंडिकेटेड होते हैं इसको अपन क्या करते हैं
इसको शील्डेड कराया जाता है, इसको ड्रॉन कराया जाता है। द फिल्म इज देन रिकंस्ट्रक्ट डाइवर्जेंस कैविटी ऑफ स्टायरोफॉर्म ब्लॉक्स टू यूज द कास्ट सेरोबेंट ब्लॉक। तो अपन क्या कहते हैं, फिल्म को होता है वो अपन अलग अलग स्टायरोफॉर्म ब्लॉक के अंदर ले जाते हैं और अलग अलग सेरोबेंट ब्लॉक्स को काटा जाता है। फिगर 13.1 शो अ स्टायरोफॉर्म कटिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर पाइवेट अराउंड द, ठीक है। तो इसके अंदर फिगर यही है शायद 13.1, हाँ ठीक है। तो ये पूरा स्टायरोफॉर्म कटर है ना। तो ये क्या करता है, ये उसके टाइप से मतलब ब्लॉक में कटिंग करता है उसे। कहाँ गया फिगर, हाँ स्टायरोफॉर्म जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होता है ना, जो कि लटका हुआ होता है ओवर द पॉइंट सिम्युलेटिंग द सोर्स और एक्से टारगेट, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होता है जो कि अपना सोर्स या फिर एक्से टारगेट से लटका हुआ होता है ना। द फिल्म द स्टायरोफॉर्म ब्लॉक से द वायर एपरेटस इज सो एडजस्टेड दैट द एक्चुअल ट्रीटमेंट ज्योमेट्री, ठीक है। स्टायरोफॉर्म ब्लॉक के अंदर जो वायर एपरेटस होता है उस टाइप से एडजस्ट होता है कि जो एक्चुअल ट्रीटमेंट ज्योमेट्री है, जो सोर्स टू फिल्म और सोर्स टू ब्लॉक डिस्टेंस है, ये अपनी ऑप्टेंड हो जाए। द लोअर एंड ऑफ वायर ट्रेसेस द लोअर एंड ऑफ द वायर ट्रेसेस द आउटलाइन ऑफ द फिल्म। तो जो लोअर एंड है वायर का वो क्या करता है, जैसी फिल्म होती है वैसे ही उसकी आउटलाइन बना लेता है। There are also automatic system which can cut a styrofoam block based on a block outline sent electronically from the ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। तो अपने क्या हो रहा है, इसके अंदर और भी ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि स्टायरोफॉर्म को कट कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में आ जाता है। अगर अपन को पॉजिटिव ब्लॉक बनाने, जैसे कि लंग्स में क्या होती है, मेजरली एयर होती है, तो अपन को क्या पॉजिटिव ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो कैविटीज़ को अपन स्टायरोफॉर्म में हीटेड सेगमेंट, मतलब एक वायर को हीट करके अपन स्टायरोफॉर्म में काट सकते हैं और उसके अंदर अपन मेल्टेड सेरोबेंड भर सकते हैं। अगर अपन नेगेटिव मतलब बनाना है कि ठीक है, अपन को नेगेटिव ब्लॉक बनाना है जिसमें सेंट्रल एरिया ओपन और पेरिफेरल एरियाज ब्लॉक हो, तो अपन को क्या इनर कट इज फर्स्ट मेड आउटलाइन द, ठीक है। तो अपन को क्या आउट है ना, इनर कट अपन को पहले बनाना पड़ेगा। द आउटर रेक्टेंगुलर कट इज देन मेड टू डिफाइन द कॉलीमीटर फील्ड ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर मार्जिन, ठीक है। तो अपना जो आउटर रेक्टेंगुलर कट है इसको अपन को स्टेप से बनाना है कि अपना 1 से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन हो। द 3 स्टायरोफॉर्म पीसेस आर मेड टू द ल्यूसाइड प्लेट एंड केयरफुल अलाइंग रिलेटिव टू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अपना 3 स्टायरोफॉर्म पीसेस है जिसको अपन प्लेस करते हैं ल्यूसाइड प्लेट पे और उसको अपन अलाइन करते हैं सेंट्रल एक्सिस पे। द इंटरमीडिएट पीस कॉरस्पॉन्डिंग टू द एरिया ऑफ शील्डेड आर रिमूव एंड सेरोबेंड इज पोर्ड इनटू द कैविटी। जो बीच का पीस है वो जिस एरिया को शील्ड करना है इसको रिमूव करते हैं और सेरोबेंट को उस कैविटी के अंदर डाल देता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट सेरोबेंट इज प्योर्ड सोली एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स, ठीक है। स्टेरोबेंट को अपन को धीरे से डालना होता है ताकि एयर बबल्स कम बने। ऑल्सो द स्टेरोफॉर्म ब्लॉक शुड बी प्रिसाइज टाइटली अगेंस्ट द रबर पैड एट द बॉटम टू अवॉइड लीकेज ऑफ लिक्विड मेटल, ठीक है। इसको स्टेरोफॉर्म ब्लॉक को अपन को प्रेस करना पड़ता है टाइटली अगेंस्ट द रबर पैड और अपन को इस टाइप से ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो लिक्विड मेटल का लीकेज है वो नहीं हो। The inside wall of cavity may be sprayed with silicone to easy release of styrofoam pieces of block, ठीक है। तो जो इनर वॉल है कैविटी उसको अपन को स्प्रेड करना चाहिए विद सिलिकॉन ताकि जो स्टायरोफॉर्म पीसेस है ब्लॉक के वो रिलीज हो सके। द ब्लॉक इज माउंटेड ऑन ए ल्यूसाइड प्लेट और अ ब्लॉकिंग ट्रे विच इज प्रीमार्क विद द सेंट्रल एक्सिस क्रॉस हेयर। तो जो ब्लॉक है जो अपनी माउंटेड हो रही है ल्यूसाइड प्लेट पे या ब्लॉकिंग ट्रे में उसको अपन सेंट्रल एक्सिस क्रॉस हेयर से ब्लॉक करना चाहिए। द ब्लॉक्स कैन ऑल्सो बी प्लेस इन अ टेम्पलेट मेड अबाउट द क्लियर फिल्म प्लेस एट डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियोग्राफ विच इज टेकन, ठीक है। फिगर 13.2 शो द एग्जाम्पल ऑफ सेरोबेंड मटेरियल विद कंस्ट्रक्टेड फॉर लीड शील्डिंग अनदर फॉर हेड एंड नेक फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेरोबेंड मटेरियल है, पहला वाला तो क्या है लंग्स की शील्डिंग के लिए और दूसरा वाला क्या हेड और नेक की शील्डिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एरिया तो देखो ब्लैक है और पेरिफेरल एरियाज को अपना प्रोटेक्ट या शील्ड करा गया है। Independent jaws asymmetrical fields are sometimes used to block off without changing the position of isocenter। तो अगर अपने इंडिपेंडेंट जॉस की बात करें तो जो हमारे एसिमेट्रिक फील्ड है उसको अपन को क्या है फील्ड से ब्लॉक ऑफ करना पड़ता है और अपन को बिना चेंजिंग करे आइसोसेंटर की पोजीशन को। ऑल थ्रू द ब्लॉकिंग इज ऑफ्टन यूज्ड टू जनरेट इरेगुलर फील्ड शेप, ठीक है। जो ब्लॉकिंग है वो अपनी रेगुलर फील्ड शेप को जनरेट करने काम में आता है। रेक्टेंगुलर ब्लॉकिंग कैन इजीली बी डन बाय इंडिपेंडेंटली मूविंग ऑफ कॉलिमेटर या जॉस, ठीक है। तो अपनी रेक्टेंगुलर ब्लॉकिंग है उसको अपन इजीली कर सकते हैं बाय मूविंग कॉलिमेटर या जॉस। दिस फीचर वो इज़ वेरी कन्वीनियंट व्हेन मैचिंग फील्ड और बीम स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अपन को बीम स्प्लिट करना हो तो इसके लिए अपना सही है।
इन लेटर केस द बीम इज ब्लॉक्ड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस टू रिमूव डाइवर्जेंस। तो अपना बीम क्या है, अपन सेंट्रल एक्सिस पे ब्लॉक कर देते हैं ताकि डाइवर्जेंस रिमूव हो पाए। Whereas half beam blocks have been used as a beam splitter in the past, this can now be done simply by moving the independent jaws। ठीक है, तो अपन जो हाफ बीम ब्लॉक है उसको अपन बीम स्प्लिटर में यूज़ कर पा रहे हैं। अब ये क्या है अपना मतलब इसको भी अपन सिंपली मूव कर सकते हैं बाय मूविंग द इंडिपेंडेंट जॉस। मोस्ट मॉडर्न मशीन आर इक्विप्ड विद इंडिपेंडेंटली मूवेबल जॉस। तो आजकल की जो मॉडर्न मशीन्स है उसके अंदर क्या आ रहा है, एक इंडिपेंडेंटली मूवेबल जॉस आ रहे हैं। ऑपरेशनली द इंडिपेंडेंट जॉस ओपन ऑप्शंस आर इंटरलॉक टू अवॉइड सेटिंग्स ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड। इसमें समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि अपन बीम को अपन ब्लॉक कर देते हैं, है ना, टुवर्ड द सेंट्रल एक्सिस टू रिमूव डाइवर्जेंस। Where a half beam is used as a beam splitter in the past, they cannot be simply by the independent jaws. Most modern machines are equipped with the independently movable jaws। आज के टाइम पे क्या है, मशीन्स में इंडिपेंडेंटली मूवेबल जॉस आता है। ऑपरेशनली द इंडिपेंडेंट जॉ ऑप्शंस आर इंटरलॉक टू अवॉइड एरर्स ऑफ द एसिमेट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये इंटरलॉक्ड होता है ताकि इस सिमेट्रिक फील्ड्स में एरर नहीं आ पाए। विच कैन बी अपोजिट जॉ ओपन और क्लोज सिमेट्रिकली, मतलब जो अपोजिट जॉज है वो क्या है, ओपन और क्लोज सिमेट्रिकली ऑब्टेन होता है। वन ऑफ द सिमेक्ट ऑफ द एसिमेट्रिक कॉलिमिनेशन द चेंज इन फिजिकल पेन नंबर। ठीक है, इफेक्ट क्या है एसिमेट्रिक कॉलिमिनेशन के, भाई फिजिकल पेन नंबर हो सकता है और आइसोटोस कर्व में टिल्ट हो सकता है टुवर्ड द ब्लॉकेज। द इफेक्ट इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ ब्लॉकिंग विच एलिमिनेट द फोटोन इलेक्ट्रोस्कैटर फ्रॉम द ब्लॉक पोजिशन ऑफ द फील्ड, thereby reducing the dose near the edge। The same effect would occur in the isodose curve with the blocking were done by the lead or seroband मटेरियल। ठीक है, तो अपन लीड या सेरोबैंड मटेरियल का ब्लॉक करेंगे तो इसी टाइप से इफेक्ट अपन को देखने को मिल सकता है। When asymmetric field are used, special consideration must be given to the beam flatness and the dosimetric parameters are used to calculate the monitor units। ठीक है, तो इन्होंने अपन ने खान जो थे उन्होंने अलग अलग सिस्टम और डोज कैलकुलेशन में बताया जो कि एसिमेट्रिक कॉलिमेटर्स के आ रहा है, जो कि अपन ने चैप्टर 10 में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एमएलसी या फिर मल्टीलीफ कॉलिमिनेटर। मल्टीलीफ कॉलिमिनेटर फोटोन बीम के अंदर क्या होता है, बहुत ही बड़े बड़े कॉलिमिनेटर ब्लॉक्स होते हैं या फिर अपन जिनको लीफ कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीलीफ कॉलिमिनेटर ऑफ द फोटोन बीम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉलिमिनेटिंग ब्लॉक और लीव्स दैट कैन बी ड्राइवन ऑटोमेटिकली। इनको अपन क्या कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ड्राइवन कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। टू जनरेट अ फील्ड ऑफ एनी शेप टिपिकल, ठीक है, इसको अपन कोई सी भी, मतलब ये एमएलसी का बहुत मॉडर्नाइज मेथड है, इसको अपन कोई सी भी फील्ड को मतलब किसी भी शेप में बना सकता है। टिपिकल एमएलसी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 60 to 80 पेयर्स इंडिपेंडेंटली ड्राइवन। जो अपना एमएलसी सिस्टम है उसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं, लगभग 60 से 80 पेयर्स होते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल लीफ हैज़ अ विथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ लेस प्रोजेक्टेड एट आइसोसेंटर। जो हर एक लीफ की विथ है वो 1 सेंटीमीटर या उससे कम होगी, जो कि आइसोसेंटर पे प्रोजेक्टेड है। ये लीड के ये लीव्स जो होती है, ये जो मान लो ये छोटी छोटी जो लीव्स होती है किसकी बनी होती है, अपनी टंगस्टन अलॉय की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, टंगस्टन की अलॉय की बनी होती है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी होती है 7.0 सेंटीमीटर और 18.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। एंड हैविंग द थिकनेस अलॉन्ग द डायरेक्शन बीम टेंजिंग फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी ये लीफ, ये ऐसी इन्हें बोलते हैं लीव्स। ठीक है, तो ये ऐसी लीव्स होती है और depending on the type of escalator the leaf thickness is sufficient to provide primary X-ray transmission through the leaves of less than 2%। ठीक है, तो जो अपना लीफ की थिकनेस है वो क्या करती है, ये एक्सरे ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराती है थ्रू द लीव्स ऑफ लेस देन 2 सेंटीमीटर कंपेयर्ड विथ अबाउट 1% ऑफ जॉस एंड 3.5% फॉर सेरोबैंड ब्लॉक्स। ठीक है, अगर अपन बात करें जॉस के बारे में तो 1% ट्रांसमिशन करवाती है, सेरोबैंड ब्लॉक्स में 3.5%। द इंटरलीव बिटवीन साइड ट्रांसमिशन यूजली लेस देन 3%। जो बीच वाली लीव्स है उनके मान लो ऐसी 2 लीव्स है ना, ये 2 लीव्स के बीच में जो आ रही है वो इंटरलीफ है। तो जो इंटरलीफ आ रही है उनके ये जो बीच में जो डिस्टेंस है ना वो अपना इंटरलीफ में आ जाता है। तो जो अपनी इंटरलीफ है वो
उसमें लेस देन 2% आ रहा है, ठीक है। The primary beam will consist of further minimized by combining jaws with the MLC shielded area outside the MLC field opening, ठीक है। तो जो प्राइमरी बीम है, ये जो अपनी प्राइमरी बीम है जिसके अंदर अपना जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन जॉस है ना MLC जिसका शील्डेड एरिया आउटसाइड द MLC फील्ड ओपनिंग है। कुछ MLC जॉस जो होती है, कुछ MLC सिस्टम के अंदर डबल फोकस लीव्स होती है, ठीक है। ये मान लो बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 सेंटीमीटर का ट्रांसमिशन हो रहा है। द लीव्स फ्रॉम द कोन ऑफ इरेगुलर क्रॉस सेक्शन डाइवर्जेंस फ्रॉम सोर्स पॉइंट एंड मूव इन ऑन स्पेरिकल शेल सेंटर एट सोर्स, तो ठीक है। कुछ में डबल फोकस होती है कि अपन एक लीफ होती है वो कोन मतलब इरेगुलर शेप क्रॉस सेक्शन डाइवर्जेंस है ना क्रॉस सेक्शन में होता है, और एक स्पेरिकल शेल वाला होता है जो कि सेंटर होता है सोर्स में। द रेशनल बिहाइंड द डबल फोकस MLC टू प्रोवाइड अ शार्प बीम कट ऑफ एट द एजेस, ठीक है। तो डबल फोकस MLC कब यूज़ करते हैं कि अपन को जब एज पर कैसे करना हो, शार्प बीम का कट ऑफ करना हो। हाउएवर द हाई एनर्जी बीम्स विद दिस ऑब्जेक्टिव अचीव ओनली बाय द लिमिटेड एक्सटेंट, तो जो अपनी हाई एनर्जी बीम है इस ऑब्जेक्टिव उसको अपन बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ डबल फोकस MLC डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, सम सिस्टम हैज़ बीन डिजाइंड विद राउंडिंग ऑफ लीफ एजेस एंड डायरेक्शन टू ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल रे, ठीक है। तो अगर मैं क्या अपना डबल जो फोकस MLC है ये अपनी बहुत मुश्किल होता है मैन्युफैक्चर करना, तो सिस्टम है इसको डिज़ाइन करा गया विद राउंड लीफ एजेस और डायरेक्शन को बनाया गया परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल रे। The purpose of round edges is to provide the constant beam transmission through the leaf edge regardless to the position of the field, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है राउंड एज का कि जो अपना जो बीम ट्रांसमिशन एज है वो कैसा हो कि अपना कांस्टेंट हो रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द फील्ड। The important consideration of using the MLC is for stationary field is the conformity between the planned field boundaries, ठीक है। तो उसमें मेजर इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन का रहा है फॉर यूजिंग फॉर MLC, तो अपना क्या हो रहा है जो प्लान फील्ड बाउंड्री उसके कन्फर्मिटी का पता लग रहा है विच इज़ कंटिन्यूस एंड द जैक्ड स्टेप वाइज बाउंड्री क्रिएटेड बाय द MLC, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है स्टेप वाइज बाउंड्री बनाया जाता है। डिग्री ऑफ कन्फर्मेटरी between the two depend not only on the projected leaf width but also on the shape of target volume and angle of rotation of the कॉलमीटर, ठीक है। तो ये दो डिग्री कन्फर्मेटरी है, दो किस पे डिपेंड कर रही है, पर ये लीफ की विथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है जो टारगेट वॉल्यूम है उसकी शेप पे डिपेंड कर रही है, और कॉलमीटर में कितना एंगल ऑफ रोटेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ MLC रोटेशन सेटिंग हैज बीन डिस्कस्ड बाय ब्राह्मे। इस एनालिसिस शो द best orientation of the collimator when direction is motion of the leaf is parallel to the direction of the target volume is the smallest cross section, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया जब अपना जैसे मान लो ये कॉलिमेटर है और ये अपनी बीम की जो विथ है ये अगर दोनों पैरेलल है ना तभी अपना क्या होगा बेस्ट वो डायरेक्शन में जा पाएगी बीम। द फिजिकल पेन नंबर विथ MLC इज लार्जर, ठीक है, लार्जर एंड प्रोड्यूस बाय द कॉलमीटर जॉस और जो सेरोबेंड ब्लॉक्स, ठीक है। तो जो पहले फिजिकल पेन नंबर है जो कि MLC में ये क्या होता है ये लार्जर है देन द प्रोड्यूस कॉलमीटर जॉस और सेरोबेंड मटेरियल। इट इज़ नॉट यूजली अ सीरियस ड्रॉबैक एक्सेप्ट फॉर ये देखो ये अपना MLC जॉस आ रहा है ना, ये अपना वेरियम मल्टीलीफ कॉलमिनेटर है, इसमें देखो छोटे 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 है ना। treatment field when the block is required to close the critical structure. Also, jaggedness of the field is edges make it difficult to match the adjacent field, ठीक है। इन फील्ड के एजेस है वो क्या करेगी एडजेसेंट फील्ड को मैच करने में डिफिकल्ट हो जाती है। द यूज ऑफ MLC ब्लॉक एंड फील्ड शेपिंग इज आइडियली सूटेड फॉर ट्रीटमेंट रिक्वायरिंग लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है। तो जो अपना MLC का यूज़ है जो कि ब्लॉकिंग और फील्ड शेपिंग का आता है का यूज़ होता है कि जब मल्टीपल फील्ड्स मतलब अपना जो फील्ड हो वो बहुत बड़ा हो। बिकॉज ऑफ ऑटोमेटेशन ऑफ द प्रोसीजर द रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सेटअप टाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा जो अपना सेटअप टाइम में जो समय है वो कम हो जाएगा। MLC इज प्रैक्टिकली एलिमिनेटेड द यूज ऑफ सेरोबैंड ब्लॉकिंग एक्सेप्ट फॉर स्मॉल फील्ड और आइसलैंड ब्लॉकिंग विच द एरिया इन द ओपन पोर्शन ऑफ द फील्ड नीड टू बी ब्लॉक, ठीक है। तो ये एलिमिनेट है, ठीक है। इसने क्या करा सेरोबैंड ब्लॉकिंग का जो यूज़ करना उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अगर अपना मान लो जो
मतलब ये स्मॉल फील्ड शेप है, उसमें तो सैरो बैंड का अपन यूज़ करते हैं, लेकिन जो लार्ज वाला है उसके अंदर एमएलसी ने पूरी तरह से एलिमिनेटेड कर दिया। ब्लॉकिंग द एरिया विद द ओपन पोर्शन ऑफ द एरिया नीड टू बी ब्लॉक, या फिर अपन मान लो आइलैंड ब्लॉकिंग है, ठीक है, जिसमें ओपन एरिया को अपन को ब्लॉक करना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएलसी is not just a replacement of the servant blocking. The greatest impact of this technology is the automation of the field shaping and modulation of the beam intensity. तो important क्या MLC में की है servant blocking को। सारा अपन ने कर लिया था। अब अपन आ गए थे हमारे स्किन डोज के ऊपर। स्किन डोज क्या बोला, व्हेन अ पेशेंट इज ट्रीटेड विद अ मेगा वोल्टेज बीम द सरफेस डोज और स्किन डोज कैन बी सब्सटेंशियली लोअर देन मैक्सिमम डोज देन अकर इन अ सबक्यूटेनस टिश्यू। तो क्या बोल रहे हैं कि जब अपन पेशेंट को मेगा वोल्टेज बीम से जो अपन ट्रीट कर रहे हैं तो अपनी जो सरफेस वो है वो मैक्सिमम डोज से कम आ रही है ना। द कॉन्ट्रास्ट टू द लो एनर्जी बीम सच एज सुपरफिशियल और ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे बीम which gave rise to the maximum ionization at or close to the skin surface। तो वो जब अपन लो एनर्जी वाली बीम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्किन की जो क्लोज से सरफेस है वहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम आयनाइजेशन हो रहा है। बाय मेगा वोल्टेज बीम प्रोड्यूस है इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक बिल्डअप विद डेप्थ। मेगा वोल्टेज बीम क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक बिल्डअप कर रही है विद डेप्थ पे। कॉन्सिक्वेंशली द सरफेस डोज इज लेस देन अ मैक्सिमम डोज इज अकर एट अ डेप्थ डाउन स्ट्रीम। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो सरफेस डोज है वो मैक्सिमम डोज से लेस होती है अगर वो कहाँ हो रही है, डेप्थ में हो रही है। इन हायर एनर्जी द डीपर द डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी डोज, ठीक है। तो जगह जैसे ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम डोज की क्या होगी, डेप्थ भी ज़्यादा होगी, मतलब हायर एनर्जी होगी तो वो क्या करेगी है ना, टिश्यूज़ के डीपर में अपने जो वो है इफेक्ट दिखा पाएगी। स्किन स्पेयरिंग वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ हाई एनर्जी फोटोन बीम्स। तो अगर जो स्किन स्पेयरिंग है तो ये अगर अपन हाई एनर्जी फोटोन्स लेते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिजायरेबल फीचर है। तो स्किन स्पेयरिंग क्या होता है, इसमें जो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फॉर्मेशन होता है ना, जब अपनी हाई एनर्जी भी में टिश्यू से टकराती है तो वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है, उसकी वजह से डोज जो होती है वो फैलती है। However, this effect may be reduced or lost if the beam is excessively contaminated with secondary electron। तो ये इफेक्ट क्या हो जाता है, या तो अपना रिड्यूस हो सकता है या लॉस्ट हो सकता है अगर अपना जो बीम है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंटेमिनेटेड है। इन फॉलोइंग सेक्शन द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन एंड द मेथड यूज्ड टू रिड्यूस इट विल बी डिस्कस। तो इन सेक्शन में अपन क्या करेंगे, जो भी ये जो कंटेमिनेशन है इसके क्या क्या सोर्सेज है ये बात करेंगे, और अपन इसको कैसे मतलब कौन से मेथड से अपन रिड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन ऑफ फोटोन बीम्स। तो इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन फोटोन बीम्स से क्या कह रहा है, तो सरफेस डोज इज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन ऑफ द इंसिडेंट बीम एज वेल एज बैक स्कैटर रेडिएशन। तो जो अपनी सरफेस डोज है ये तो एक तो किस पे डिपेंड करती है कि जो इंसिडेंट बीम का इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन क्या है, और दूसरा बैक स्कैटर रेडिएशन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन फ्रॉम द मीडियम। इट इज़ वेल नोन दैट ऑल द एक्स रेज एंड गामा रे बीम्स यूज इन रेडिएशन थेरेपी आर कंटेमिनेटेड विद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसको अपन क्या पता गया, जो भी एक्सरे और गामा रे अपन रेडिएशन थेरेपी में अपन काम में ले रहे हैं वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से कंटेमिनेटेड होती है। दिस इलेक्ट्रॉन आर मोस्टली कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द फोटोन इंटरेक्शन विद कॉलीमीटर। ये कौन से कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन है, जो कि कॉलीमीटर के साथ फोटोन इंटरेक्शन करने से कार है। द फ्लैटनिंग फिल्टर अगर अपन पाथो बीम में लगा दे और वेजेस या शेडो ट्रे लगा दे तो इसकी वजह से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये शेडो ट्रे क्या करते हैं, लास्ट एब्जॉर्बर, मतलब ये क्या करता है, लास्ट एब्जॉर्बर है बीन का, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर गिरते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इसके बदले में क्या करते हैं, खुद के कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट करता है। द ट्रे इज़ अ मेन कंट्रीब्यूटर of contamination electron incident on a patient। electron contamination also affect the variation of the dose in build up region and field size, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन की वजह से एक तो वेरिएशन हो जाता है डोज में, है ना, और क्या होता है दूसरा ठीक है। तो और बिल्डअप रीजन मतलब फील्ड साइज में जो बिल्डअप रीजन है उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है और वेरिएशन हो जाता है। इट इज़ वेल नोन दैट द फील्ड साइज इंक्रीज, अगर फील्ड साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो बिल्डअप रीजन की जो डेप्थ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिजल्टिंग इन अ शिफ्ट ऑफ मैक्सिमम डोज, ठीक है। तो अपना जो डी मैक्स है वो अपना क्या हो जाएगा, उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, है टू इंक्रीजली शैलोअर डेप्थ। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो शैलोअर डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेवरल इन्वेस्टिगेटर 15-7 हैव शोन दिस इफेक्ट इज प्रीडोमिनेटली कॉज बाय द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या बताया, ये जो इफेक्ट है किसकी वजह से हो रहा है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है।
तो फिर आता है इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ डोज डिस्ट्रीब्यूशन इन द बिल्डअप रीजन, कि अपन जो बिल्डअप रीजन के अंदर जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसका मेजरमेंट कैसे करें। बिकॉज इसके अंदर क्या आ रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टेप डोज ग्रेडियंट, ये क्या बोल रहा है, अगर अपना जो स्टेप डोज ग्रेडियंट है जो कि बिल्डअप रीजन में हो रहा है, द साइज ऑफ द डोजीमीटर अलॉन्ग द बीम डायरेक्शन शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर अपन बिल्डअप रीजन के अंदर स्टेप डोज ग्रेडियंट रख रहे हैं तो अपना जो डोजीमीटर का साइज है अलॉन्ग द बीम डायरेक्शन, ये कैसा होना चाहिए, जितना छोटा हो उतना पॉसिबल होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द चॉइस ऑफ दिस मेजरमेंट। तो कि जो एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर है वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है फॉर दिस मेजरमेंट। हाउएवर फ्यू इंस्टीट्यूशन हैव द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, ये फिक्स सेपरेशन प्लेरल प्लेट आयनाइजेशन चैम्बर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली ऑल्सो दिस चैम्बर है वेरी सुटेबल फॉर मेजरमेंट इन द रीजन ऑफ सेवरल डोज ग्रेडियंट, दिस रेस्पॉन्स आर डिपेंडेंट इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर on the design. Several papers have discussed the accuracy of the measurement of the dose in a build-up region when using a filled fixed separation parallel plate chambers. तो ये क्या कर रहा है, ये जो डोज बिल्डअप है इसके अंदर इनएक्यूरेसी शो कर रहा है। दिस ये एक्यूरेसी इसी वजह से आ रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम द साइड वॉल ऑफ द चैम्बर, दिस कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, तो ये जो इनएक्यूरेसी इसकी वजह से हो रहा है कि चैम्बर की साइड वॉल्स में इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हो रही है, तो उसके ऊपर मिनिमाइज कर सकते हैं बाई यूजिंग द स्मॉल प्लेट सेपरेशन एंड वाइड गाइड रिंग इन डिजाइन ऑफ द चैम्बर। ठीक है, गाइड रिंग अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। चैम्बर में एग्जिबिट अ सिग्निफिकेंट पोलैरिटी इफेक्ट इन द बिल्डअप रीजन। ठीक है, पोलैरिटी इफेक्ट शो कर रहे हैं विच में भी करेक्टेड बाय एवरेजिंग द रीडिंग ऑब्टेन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। पॉजिटिव नेगेटिव की अपन एवरेज ले सकते हैं। कॉमर्शियल अवेलेबल है पैरेलल प्लेट चैम्बर्स और फाउंड क्या कर रहे हैं, ये ओवरलाई कर रहे हैं इन द बिल्डअप रीजन। द एरर्स वर मोर सीवियर ऑन द सरफेस देन फॉर द लो एनर्जी बीम्स। ठीक है, तो ये क्या सा हो रहा है, एरर हो रहा है सरफेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोअर एनर्जी बीम्स की अगर बात करें उस पर कम हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवर रेस्पॉन्स एट द सरफेस फॉर कोबाल्ट 60 बीम रेंजेस फ्रॉम 9% टू 20% ऑफ द चैम्बर स्टडी। तो ये किस पे, ये मैग्नीट्यूड किस पे कर रहा है, ये 9% 20% जो चैम्बर की अपन स्टडी कर रहे हैं उसमें रेंज कर रहा है। थिन लेयर 0.5 mm से कम जो कि होती है TLD मटेरियल की बनी होती है, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर मेजरिंग डोज डिस्ट्रीब्यूशन इन द बिल्डअप रीजन। ठीक है, तो डोज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के काम में आ रही थी। तो उसमें अब बात करें TLD फॉस्फर या लिथियम फ्लोराइड, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, क्रिस्टल एम्बेडेड इन प्लास्टिक और powder layers. The surface dose may be obtained by extrapolating the depth of distribution curve to 0 to depth. ठीक है, तो इसमें जो extrapolating जो है depth of distribution उसको अपन 0 depth पे ले जाते हैं। The in vivo measurement of the surface dose can be measurement made by placing a thin TLD chips directly onto the स्किन सरफेस। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो अपनी मेजरमेंट हो रहा है सरफेस उसको अपन बना सकता है बाय प्लेसिंग जो अपनी छोटी छोटी TLD चिप्स है उनको स्किन की सरफेस के ऊपर डालकर। ये मेजरमेंट में यूजफुल है इन चेकिंग द डोसीमेट्री इफ द अनएक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ स्किन डेवलप्स इन स्कैरिंग एज अ। ठीक है, तो इसमें बस इतना से ही बता रहा था कि भाई जो बिल्डअप रीजन है उसके अंदर अपन TLD मटेरियल काम में यूज़ कर सकते हैं। जो TLD मटेरियल अलग अलग चिप्स प्लास्टिक या पाउडर लेयर में काम में आ सकता है। ठीक है, और ये बता रहा है कि अपन इसको डायरेक्टली TLD चिप्स को स्किन की सरफेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यह आता है स्किन स्पेयरिंग एज अ फंक्शन ऑफ फोटोन एनर्जी। ये क्या बोल रहा है कि स्टडीज हैव शो दैट डोज डिस्ट्रीब्यूशन इन द बिल्डअप रीजन डिपेंड्स ऑन मैनी वेरिएबल। ठीक है, जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन है जो अपने बिल्डअप रीजन में बन रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, बीम की एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोर्स टू सरफेस डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फील्ड साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और पोजीशन सेकेंडरी ब्लॉकिंग ट्री की कहाँ इसके ऊपर डिपेंड करता है। टेबल 13.2 टेबल या 13.2 अपनी क्या बता रही है कि अलग अलग एनर्जी पर है ना कैसे की चीज़ें काम कर रही है। दिस एग्जांपल शुड नॉट बी यूनिवर्सल फॉर ऑल मशीन स्पेशली लेस देन 2 सेंटीमीटर। Examination of table 13.2 would indicate all the energy of the dose increase rapidly within the first few millimeter and then gradually achieve the maximum value। ठीक है, तो पहले तो gradually मतलब increase हो रही है ना, और फिर क्या हो रही है, एक टाइम पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद रुक गई। इन केस ऑफ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन द परसेंटेज डेप्थ वो से 14 से 74% आ गया पहले के 2 mm में। ठीक है, अगर 14 से 74 अगर अपन 4 मेगा वोल्ट की काम कर रहे हैं तो ये कैसे आ गया, जैसे अपन पहले के 2 mm में ले वही 14 से कितने आ गया 74 पे आ गया, रीचेस 94 5 mm डेप्थ पे 94 आ गया। फिर 94 के बाद क्या हुआ, और मैक्सिमम कहाँ पे आया 10th वैल्यू पे, 10th पे यहाँ पे आने के बाद रुक गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेते हैं।
The thickness of bolus achieve 90 to 95% develop region of substantially less than a of maximum dose. Although the skin sparing depend on many conditions, the mentioned earlier, it become more and more pronounced of the photon energy increase. ठीक है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट कब आता है, जब फोटोन एनर्जी बढ़ जाती है. फॉर हायर एनर्जी बीम्स सिग्निफिकेंट स्पेयरिंग कैन बी अचीव नॉट ओनली फॉर द स्किन सरफेस बट ऑल्सो फॉर द सबक्यूटेनस टिश्यू. ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्पेयरिंग है वो अपनी स्किन सरफेस पे नहीं होती, जबकि अपनी सबटेनियस टिश्यू पे भी हो सकती है. इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्बर टू द स्किन डिस्टेंस. तो ये क्या बोल रहा है कि एब्जॉर्बर का स्किन के डिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट है. तो ये क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन विद नो एब्जॉर्बर प्लेस इन अ ओपन बीम इज मेनली कॉज बाय द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन फ्रॉम द कॉल्यूमिनेटर फ्लैटनिंग फिल्टर और एयर. तो क्या बोल रहा है कि जो अगर अपना इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन है, अगर इसमें कोई एब्जॉर्बर नहीं है, उसको अपन ओपन बीम में रख दे, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन की वजह से हो रहा है ना, फ्लैटनिंग फिल्टर और एयर की वजह से, जब अपन शेडो ट्रे या फिर कोई सा भी एब्जॉर्बर जिसकी कोई थिकनेस है ना, थिकनेस कितनी है, उसकी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की रेंज से ज़्यादा है, उसको अपन बीम में लगा देते हैं. तो कॉलमीटर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, दे हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बट द ट्रे इट सेल्फ बिकम द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन ऑफ द बीम. ठीक है, तो जो ट्रे है वो तो अपन ने लगा दिया, मान लो ये ट्रे है ना, जिसके अपन ने वो ब्लॉक्स लगाकर अपन ने उसको उसके अंदर लगा दिया. तो ये क्या कर रहा है, पहले तो इसने तो इसको रोक दिया, इसके जो इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसकी वजह से भी ये जो एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी अपने खुद के कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रॉन्स बना देती. बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ट्रे एंड सरफेस द इलेक्ट्रॉन फ्लुएंस इंसिडेंट ऑन द स्किन इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस एज वेल एज एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एयर. ठीक है, तो क्या होता है, जब अपन ट्रे और सरफेस की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लूइड जो स्किन के ऊपर हो रहा है जो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस, और एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का एयर में. Thus the skin sparing is enhanced by placing a shadow tray further away from the skin. Further away from the skin in case of cobalt 60. तो कहाँ थे हम आ गए थे हमारे अच्छा यहाँ तक आ गया था. स्मॉल फील्ड के साइज ऑफ एयर गैप टू 15 to 20 सेंटीमीटर बिटवीन द स्कैटर स्किन इज एडिकेट टू कीप द स्किन डोज एट एक्सेप्टेबल लेवल. ठीक है, तो अपन ने जो एक्सेप्टेबल लेवल पे होनी चाहिए, जो कि डी मैक्स का लेस देन 50% है. इट इज हैज़ बीन फाउंड दैट ट्रू फॉर हाई एनर्जी बीम एज वेल. Figure 13.6 has been show the effect of dose distribution in a build-up region as a lucid shadow trace placed in a beam at वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द फैंटम सरफेस. तो इसमें क्या बोल रहा है, फिगर 13.6 क्या बता रहा है कि इफेक्ट ऑफ डोज डिस्ट्रीब्यूशन है अपना बिल्डअप रीजन में एज अ ल्यूसाइड शेडो ट्रेस प्लेस बिटवीन द बीम एट वेरियस डिस्टेंस. इसमें अपना जो ल्यूसाइड शेडो ट्रे है उसको अपन ने अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, एट फैंटम सरफेस. नॉट ओनली डोज इज द रिलेटिव सरफेस डोज इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ट्रे टू सरफेस डिस्टेंस. ठीक है, तो अपना डोज ही नहीं, रिलेटिव डोज जो है ना, रिलेटिव एक सेकेंड, रिलेटिव नॉट ओनली रिलेटिव सरफेस डोज बट डिक्रीज. अगर ट्रेड से सरफेस डिस्टेंस की अपन कर रहे हैं तो उसकी वजह से सिर्फ रिलेटिव सरफेस डोज ही इंक्रीज नहीं हो रहा है, जबकि जो डी मैक्स है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डोज वो भी क्या आ रहा है, सरफेस के क्लोजर आ रहा है. मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पे जो डी मैक्स है वो अपनी सरफेस की तरफ आ रहा है. फिगर 13.6 ऑल्सो इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ नोन एज beam spoiler. A low energy atomic number absorber such as lucide shadow trace placed in an appropriate distance from the surface can be used to modify the build-up curve. Dopek have discussed the treatment of certain head and neck cancer of the 10 megavoltage X-ray using a beam spoiler to increase the dose of the superficial neck nodes. इफेक्ट ऑफ फील्ड साइज के अंदर जो रिलेटिव स्किन डोज है किस पे डिपेंड करती है, फील्ड साइज के ऊपर, जो कि फील्ड डायमेंशन अपनी इंक्रीज हो रही है. तो डोज के अपने बिल्डअप रीजन का इंक्रीज हो गया. इंक्रीज इन डोज इज ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन. ठीक है, तो अगर अपन डोज बिल्डअप अगर बढ़ा देते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन बढ़ जाता है. फिगर 13.7 इज अ प्लॉट सरफेस ऑफ द फंक्शन ऑफ द फील्ड कोबाल्ट 64 MB एंड 10 MB बीम्स. दिस डेटा शो द स्किन स्पेयरिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फॉर द लार्ज फील्ड साइज. ठीक है, तो ये अपने ये 1.7 में बता रहे कि कोबाल्ट 64 मेगावोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपन सरफेस डोज बढ़ाने पे है ना कितना फील्ड साइज पे डिपेंड कर रहा है. तो ये क्या बोल रहा है कि अपन स्पिन स्पेयरिंग रिड्यूस हो जाता है अगर अपन लार्ज फील्ड साइज रखते हैं. ठीक है, अगर अपना ज़्यादा फील्ड साइज होगा तो स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट कम हो जाएगा. सेलर एंड क्विल ऑल्सो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड साइज एंड ट्रे टू स्किन डिस्टेंस फॉर कोबाल्ट 60 एक्सरेज. ठीक है, तो अगर अपन ने सेलर क्विल ने बताया था कि अगर क्या बोल रहा है स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट फॉर HR वैल्यू. ठीक है, अगर अपनी 4 के बराबर, इसमें HR वैल्यू क्या होती है, H/R. तो H क्या होता है, ट्रे टू सरफेस डिस्टेंस होता है, और R क्या होता है, रेडियस ऑफ
इक्विवेलेंट सरफेस फील्ड, ठीक है, मतलब मान लो जितने का स्क्वायर फील्ड है उसी का आपने स्क्वायर बना दिया, उसी का जो रेडियस है वो h/r का फील्ड होगा। इट इज़ इजीली अचीव फॉर द 5/5 सेंटीमीटर फील्ड, ठीक है, ये इसको अपन अचीव कर सकते हैं 5 to 5 सेंटीमीटर फील्ड, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। हाँ, अगर अपन 30/30 का सेंटीमीटर फील्ड लेते हैं तो उसमें 60 सोर्स टू एब्जॉर्बर टू सरफेस डिस्टेंस कितनी चाहिए, 67 चाहिए। By using the large field with tray to skin distance of 15 से 20 सेंटीमीटर, it become necessary to use electron filter to maintain the skin sparing effect. These are discussed in the next section. Next अपना आता है इलेक्ट्रॉन फिल्टर्स। ये जो अपनी स्किन डोज को होता है अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द गामा रे एब्जॉर्बर्स ऑफ मीडियम एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो अपन यूज़ कर सकते हैं गामा रे एब्जॉर्बर का, जिसमें अपना मीडियम एटॉमिक नंबर यूज़ कर सकते हैं। जेड अपना रेंज रख सकते हैं 30 to 80, जिसमें ये एब्जॉर्बर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल्टर्स कहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोन बीम रिड्यूस द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन स्कैटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वजह से फोटोन बीम क्या होती है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस कर देती है। Hein studied the scattering of electron produced by gamma rays of the material of various atomic number। उन्होंने क्या करा, अलग अलग गामा रेज जो अलग अलग मटेरियल्स के उसको स्टडी करा। उन्होंने क्या शो करा कि जो मीडियम एटॉमिक नंबर वाले एब्जॉर्बर है वो लेस इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आइदर लो और वेरी हाई। अगर मान लो जो बिल्कुल लो वाले हैं वो भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर नहीं कर रहे, जो ज़्यादा हाई वाले हैं वो भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर नहीं कर रहे, मतलब है ना, तो मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। जो मीडियम वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स इनकी पाथ में आ रहे हैं। खान एंड सेलर एंड क्विलिन अप्लाइड द रिजल्ट ऑफ हिन स्टडी टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन फिल्टर फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग स्किन डोज फॉर द कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी। उन्होंने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन फिल्टर्स की डिज़ाइन की स्टडी करा और उनको इंप्रूव करा फॉर द कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी। लेटर में शो द फिल्टर नॉट ऑनली रिड्यूस द सरफेस डोज बट ऑल्सो इंप्रूव द बिल्डअप कैरेक्टरिस्टिक्स। धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि भाई ये सरफेस डोज ही रिड्यूस नहीं कर रहे जबकि बिल्डअप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना रहे। फिगर 13.8 शो द रिलेटिव डोज फंक्शन ऑफ द लॉग Z+1, ठीक है, तो इसको अपन ने एटॉमिक नंबर Z+1 के साथ लगाया। दिस डेटा प्लॉट इन में शो द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बाय द Z इंक्रीज। अगर मान लो Z एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस डोज क्या, और ये फॉल हो रही है मिनिमम डोज टू द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन स्कैटर ऑफ एब्जॉर्बर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्कैटर होने की वजह से ये नीचे गिर रही है, ठीक है। फर्दर इंक्रीज इन Z रिजल्ट टू द इंक्रीज डोज सरफेस डोज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा बढ़ाने पर क्या हो रहा है, सरफेस डोज बढ़ रही है, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स कॉम्पटेंट इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी फोटो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन रहे हैं। दिस मिनिमम अकर है Z इज इक्वल टू 50 विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 10। दिस रिजल्ट ऑब्टेन फॉर 10 मेगावोल्ट एक्सरे क्वालिटिवली एग्री फॉर कोबाल्ट 60 गामा रेज, ठीक है। Effectiveness of the T in reducing skin dose is demonstrated by the figure 13.9। greater reduction is possible increasing the filter to skin distance है discussed previously, ठीक है। जो इफेक्टिवनेस है टिन की जो अपन रिड्यूस कर सकते हैं तो इसकी वजह से स्किन डिस्टेंस बढ़ रही है। टू प्रिजर्व द लाइट फील्ड सेलर एक्लेन हैज सजेस्ट द यूज ऑफ लीडेड ग्लास एज द इलेक्ट्रॉन फिल्टर, तो इसकी वजह उन्होंने क्या करा, लीडेड ग्लास से यूज़ करा फॉर द इलेक्ट्रॉन फिल्टर। However, breakability of the lead glass may pose a serious problem. We have to use a tin sheet mounted on press wood sheet that could be slipped under the plexiglass tray at the end of treatment setup. In this arrangement, the tin filter must be placed on a patient surface. The thickness of the electron filter in theory should be at least equal to the maximum range of secondary electron, ठीक है। तो उन्होंने क्या होता है, जो मैक्सिमम रेंज है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उसकी मतलब थिकनेस इलेक्ट्रॉन फिल्टर की होनी चाहिए। For cobalt 60 the thickness is about 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.9 mm ऑफ टिन, ठीक है। फॉर आयर एनर्जी थिकनेस लेस देन मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज फॉर प्रैक्टिकल रीजन। ये तो अपना हो गया। एक अपना ये भी पढ़ लेते, स्किन इज कैरिंग एट ऑब्लिक डिस्टेंस। अगर आप मान लो अपनी जो इंसिडेंट बीम है वो कैसे जा रही है, ऑब्लिक जा रही है, तो उनके ऊपर स्किन स्पेरिंग इफेक्ट कैसे हो सकता है। द डोज हैज बीन शोड विद इंक्रीज एंगल, तो स्किन डोज क्या होगी, जैसे जैसे अपना एंगल बढ़ेगा तो जो स्किन के ऊपर लगने वाली डोज है वो भी क्या होगी, ये मान लो इसके ऊपर स्किन की देखो कितनी सारी डोज लग रही है, इस पर कम लग रही है, इस पर स्किन की डोज ज़्यादा लग रही है। तो क्लिनिकली व्हेन द ब्रिस्क रिएक्शन हैज बीन ऑब्जर्व इन पेशेंट व्हेन द बीम इज इंसिडेंट नियर द ग्लैंस एंगल, ठीक है। तो जैक्सन ने क्या करा, तो स्किन डोज बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रेंज सरफेस। द ER is the 3D representation of secondary electron range and distribution produced by the 3D pencil of photon interact with the medium, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये इन्होंने 3D रिप्रेजेंटेशन देखा और ये क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है कि पेंसिल बीम ऑफ फोटॉन्स की वजह से आ रहे हैं, जब वो फोटॉन्स वो मीडियम से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है इनसाइड द इलेक्ट्रॉन सरफेस रेंज वॉल्यूम और पी तक रेंज कर रहे हैं और वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डोज का। अगर बाहर जनरेटेड हो रहे हैं तो इनएडिकेट रेंज की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। तो ERS जो कोबाल्ट 60 का है ये अपन ने शेप बनाया है इन शेप ऑफ एलिप्सॉइड
ठीक है, with axial dimension of 5 into 2.4 mm square. Illustrated in the figure 13.10, increase in angle of incidence of the photon beam result in additional surface dose at P because of the electron contribution to the portion of ERS. ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा है जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोन बीम सरफेस पे आ गई पी पे, जिसकी वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फैंटम सरफेस हैच कर बन गया. फॉर एग्जांपल, फॉर टेंजेंशियल बीम इंसिडेंट हाफ द ERS इज बिलो द जो इलेक्ट्रॉन रेंज सरफेस है, तो अगर हाफ ऑफ द पेंटम बिलो द सेंटम सरफेस करें तो अपर एस्टिमेट ऑफ द डोज टू स्किन ऑप्टेन बाय द फॉलोइंग रिलेशन. ठीक है, तो परसेंटेज स्किन डोज क्या आ रही है, 1/2% प्लस एंट्रेंस डोज, वेयर द एंट्रेंस डोज रिप्रेजेंट द सरफेस डोज फॉर नॉर्मल इंसिडेंट एक्सप्रेस इन परसेंटेज ए ऑफ डी मैक्स. ठीक है, एंट्रेंस डोज क्या बता रही है कि जो सरफेस डोज नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है उसको अपन परसेंटेज ऑफ डी मैक्स रखा. द स्किन डोज फॉर अदर एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल इंसिडेंट. तो स्किन डोज अदर एंगल्स के क्या रखा उन्होंने, बीच में रखा फॉर वैल्यूज ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल incidents. Gabriel systematic study for build-up in obliquely incident beam at a functional of 6 to 4 megavolt angle depth field size and SSD. The quality obliquity factor was defined as the dot of the point in phantom and the central axis in the beam of angle थीटा. तो जो ऑब्लिगिटी फैक्टर है वो डिफाइन करा क्या, मतलब क्या अगर डोज अपन पॉइंट है फैंटम में, तो द बीम इंसिडेंट है ना एंगल थीटा. ठीक है, तो ये अपना जो डोज फैंटम है, मतलब ये अपने जो इंसिडेंट है ना, ये अपना डोज फैंटम है, और ये अपनी जिस एंगल पे आए तो अपना ये ऑब्लिगेटिव फैक्टर आ जाता है. हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइडेड बाय द डोज ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ द डेप्थ अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम ऑफ इंसिडेंट्स एट 0 एंगल डिग्रीज. द OF therefore represent the dose enhancement due to beam obliquity of the same depth. अगर मान लो सेम डेप्थ है लेकिन बीम की obliquity की वजह से जो डोज एनहांसमेंट हो रहा है उसको पता करता है. शो द OF ऑफ द सरफेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, ऑब्लिगेटी फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ाने पे देखो कितना मतलब बढ़ाने पे देखो फैक्टर कितना बढ़ रहा है. फर्स्ट ग्रेजुअली एंड ड्रामेटिकली बिफोर 45 डिग्री आने पर रुक जाता है. दैट सरफेस डोज इज लार्जली ऑब्लिक्विटी एंड कैन बी सिग्निफिकेंटली हाइडर देन नॉर्मल इंसिडेंस. ठीक है, तो ऑब्लिक एंगल्स पे क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंगल्स. Another important effect associated with oblique angles is the surface dose increase with the angle of incidence. तो क्या बोल रहा है कि oblique angles क्या होगा, surface dose बढ़ेगी with the angle of incidence, the depth of maximum build-up decrease. इसकी वजह से जो maximum build-up region है उसकी डेप्थ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. द डोज रीचेज इज मैक्सिमम वैल्यू फास्टर एट ग्लैंसिंग एंगल एट नॉर्मल इंसिडेंस. तो डोज क्या करेगी, मैक्सिमम वैल्यू फटाफट आएगी देन नॉर्मल इंसिडेंट. एज अ रिजल्ट द डोज बिल्डअप रीजन ही कंप्रेस इनटू सुपरफिशियल रीजन. तो जो डोज क्या हो रही है, ये कंप्रेस हो रही है इनटू द मोर सुपरफिशियल रीजन. However, the high skin reaction become more likely. Jackson has discussed the possibility of the sensitivity of the skin extent of the first or second millimeter below the surface. The glancing angle sparing a practically lost for cobalt unit and greatly reduced for high energy beams. नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेपरेशन ऑफ एडजेसेंट फील्ड. ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एडजेसेंट फील्ड में क्या आ रहा है, तो एडजेसेंट ट्रीटमेंट फील्ड को अपन यूजली एम्प्लॉयड करते हैं ना एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी. ठीक है, तो अपन एडजेसेंट ट्रीटमेंट फील्ड को लगा देते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी. अगर अपन मान लो मेंटल या इन्वर्टेड वाई फील्ड ले रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिन डिजीज़. ठीक है, तो अगर अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं हॉडकिन डिजीज़ का, तो इसके अंदर अपन मेंटल और इन्वर्टेड वाई फील्ड लेते हैं. इन सम केसेस द एडजेसेंट फील्ड आर ऑर्थोगोनल्स. ठीक है, अगर अपन ऑर्थोगोनल एडजेसेंट फील्ड का कहाँ यूज़ करते हैं, अगर अपन को क्रेनियोस्पाइन फील्ड लेनी हो जिसमें अपन मेड्यूलोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट करनी हो. ठीक है, तो वहाँ पर अगर अपन को करनी हो तो अपन ऑर्थोगोनल ट्रीटमेंट फील्ड लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इरेडिएशन इज head and neck tumor where the lateral neck field are placed adjacent to the anterior supraclavicular field. अगर अपन अनदर एग्जाम्पल क्या है, अगर अपन को हेड और नेक ट्यूमर्स को अपन को रेडिएशन करना हो जिसमें जो लेटरल नेक फील्ड है इसको अपन प्लेस करते हैं एडजेसेंट टू द सुप्राक्लेविकुलर फील्ड. ठीक है, तो इसमें जो हेड एंड नेक ट्यूमर है उसमें नेक फील्ड को अपन ने एडजेसेंट रखा सुप्राक्लेविकुलर फील्ड में. इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज डोसेज एरर अक्रॉस द जंक्शन. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चांसेज है कि अपन ने जो जंक्शन किया उसमें ज़्यादा डोसेज एरर आ रहा है. कंसिक्वेंटली दिस इज अ रिस्क ऑफ ट्यूमर रिकरेंस
इफ द अंडर डोज एंड सेवरल कॉम्प्लिकेशन इफ इट ओवर डोज। ठीक है, अगर अपना ट्यूमर रिकरेंस होने के अगर अपना अंडर डोज है और अगर ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ एडजेसेंट फील्ड हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड। द नंबर ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डिवाइस टू अचीव द डोज यूनिफॉर्मिटी इन द फील्ड जंक्शन रीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेक्निक्स को अपन ने करा गया ताकि अपनी डोज यूनिफॉर्मिटी है। देखो, अगर अपना एक फील्ड ऐसे जा रहा है और दूसरा फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ वाला रीज़न क्या होगा, ये अंडर डोज होगा, यहाँ वाला डोज क्या होगा, ओवर डोज होगा। तो अगर अंडर डोज हो रहा है तो ट्यूमर के होने के चांसेस ज़्यादा होता है, और अगर ओवर डोज है तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इसकी वजह से अपनी जो फील्ड की यूनिफॉर्मिटी है वो आए, उसके लिए अपन ने क्या करा, बहुत सारे टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करे। सो नंबर ऑफ टेक्निक्स है ना, some of which more commonly techniques are illustrated in the figure 13.2. 13.12 has been described by Lance and Morgan. This field are angled from a common line of abutment for avoid the overlap of field due to their geometric divergence. ठीक है, तो उनकी जो फील्ड है हैज़ बीन डिस्क्राइब, तो उन्होंने क्या बोला कि उनको जो फील्ड को अपन सेपरेट कर देते हैं, ओवरलैप ऑफ फील्ड ड्यू टू ज्योमेट्रिकल डाइवर्जेंस इंडस्ट्री द मेडल इन विच फील्ड आर सेपरेटेड बाय द स्किन सरफेस टू प्रोवाइड डोज यूनिफॉर्मिटी एट अ डिजायर डेप्थ। उन्होंने क्या करा, फील्ड को सेपरेट करा एट द स्किन सरफेस, उनकी वजह से उनको डोज मिली एट अ डिजायर डेप्थ। द सेपरेशन ऑफ गैप बिटवीन फील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक डाइवर्स। तो इन्होंने जो सेपरेशन है फील्ड का उसको कैलकुलेट करा, ये अपना जो सेपरेशन है इन्होंने इसको कैलकुलेट करा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक डाइवर्जेंस की। यहाँ से बीम को कितने एंगल्स में ज्योमेट्रिकल मतलब कितनी मतलब एंगल में डाइवर्ट हो सकती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने पता कर लिया कि भाई इतना सेपरेशन होगा। द सेपरेशन ऑफ गैप बिटवीन द फील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल डाइवर्जेंस। तो अगर अपना सेपरेशन है, गैप है बिटवीन फील्ड का, उसको अपन ज्योमेट्रिक डाइवर्जेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आइसोडो कर्व मैचिंग, और आइसोडोस कर्व बनाकर भी अपन उसमें मैच कर सकते हैं। द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग स्प्लिट बीम्स एंड में इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 13.12C। ठीक है, तो 13.12C के अंदर अपन ने क्या करा, ये स्प्लिट बीम्स की मतलब अपन ने जो बीम ली है ना, उसको क्या करा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे अपन ने स्प्लिट कर दिया, मतलब यहाँ पे कंपेंसेटर लगा दी या ब्लॉक्स लगा दी, जिसकी वजह से क्या हो गई, बीम ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो अपन ने स्प्लिट बीम टेक्नोलॉजी यूज़ करी। In this matter, the beam is split along the plane containing the central axis by using the half beam block और beam splitter। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, वही सेंट्रल एक्सिस में अपन ने करा और यहाँ पर क्या लगा दिया, बीम ब्लॉक या फिर बीम स्प्लिटर लगा दिया। टू रिमूव द ज्योमेट्रिक डाइवर्जेंस ऑफ बीम एट अ स्प्लिट लाइन, मतलब अपना जो ज्योमेट्रिकल डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे रुका रहे और फिर इसी में लग जाए। Figure 13.12 using a pen number generator or spoiler, these lead wedges are custom designed to provide satisfactory dose distribution across the फील्ड जंक्शन। तो ये लीड वेजेस ने इस टाइप से कस्टम डिज़ाइन करा था कि फील्ड जंक्शन के ऊपर डोज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा सके। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस द फील्ड इज यूजली अबडक्टेड एट द सरफेस इफ द ट्यूमर इज सुपरफिशियल एट द जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अगर अपना ट्यूमर जंक्शन पॉइंट के मतलब ऊपर है तो क्या करेगा, ये फील्ड्स को अपन हटा देता है। केयर इज टेकन हाउएवर दैट द कोल्ड इज हॉट स्पॉट क्रिएटेड ड्यू टू ओवरलैप ऑफ द बीम एट डेप्थ इज क्लिनिकली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो हॉट स्पॉट्स है तो अगर अपना ओवरलैपिंग रीजन में आ रहा है तो वो अपना क्लिनिकली एक्सेप्टेबल है। कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरडोज एंड द वॉल्यूम ऑफ हॉट स्पॉट, इसके जो अपन जो मैग्नीट्यूड है ओवरडोज का उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम हॉट स्पॉट का क्या है तो उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एडिशन टू डोज रिसीव बाय सेंट्रल सेंसिटिव स्ट्रक्चर सच एज स्पाइनल कॉर्ड मस्ट नॉट एक्सीड द टॉलरेंस डोज। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे सेंसिटिव जो स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें टॉलरेंस डोज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उसका भी अपन को ध्यान रखना है। For the treatment of deep-seated lesions such as thorax, abdomen and pelvis, the field can be separated on the surface। ठीक है, अगर अपन को thorax, abdomen, pelvis का करना है तो अपन surface पे सेपरेट कर सकते हैं। Assume in the case the cold spot created by the field separation located superficially where there is no tumor। ठीक है, तो जहाँ पे कोल्ड स्पॉट बन रहा है, यहाँ पे जो कोल्ड स्पॉट बन रहा है ये कैसा है, अपनी स्किन, मतलब अपनी स्किन तो क्या यहाँ है और कोल्ड स्पॉट बन रहा है वो ऊपर बन रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पे ऐसा अज्यूम करा जाता है कि मतलब वहाँ पे कोई ट्यूमर नहीं है। मेथड ऑफ फील्ड सेपरेशन, मेथड क्या है फील्ड सेपरेशन का, ठीक है, मेथड ऑफ फील्ड सेपरेशन क्या होता है, एज स्टेटेड अर्लियर द फील्ड सेपरेशन कैन बी अकम्प्लिश ज्योमेट्रिकली और डोसीमेट्रिकली। ठीक है, तो अपन जो फील्ड सेपरेशन है और ज्योमेट्रिकल और डोसीमेट्रिकली अपन दोनों ही मतलब मालूम कर सकते हैं।
पहले क्या आता है अपना, आता है ज्योमेट्रिक, ठीक है, पहला क्या आता है अपना ज्योमेट्रिक आता है। तो ज्योमेट्रिक बाउंड्री ऑफ द फील्ड डिफाइंड एज अ 50% डिक्रीमेंट लाइन, ठीक है। तो अपनी ज्योमेट्रिक बाउंड्री फील्ड क्या है, ये अपना डिफाइन करता है बाय द 50% ऑफ डिक्रीमेंट लाइन, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ डेप्थ वेयर डोज इफ 50% ऑफ द सेंट्रल एक्सिस वैल्यू एट द सेम डेप्थ, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, ये इसको 50% डिक्रीमेंट लाइन पे करा, और उन्होंने क्या लिखा, वही लाइन को ज्वाइनिंग करा जहाँ पे जो डोज है वो 50% है सेंट्रल एक्सिस वैल्यू ऑफ द सेम डेप्थ। द डोज एट पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन बीम विल एड अप टू द 100%। तो क्या बोल रहा है कि जहाँ पॉइंट ऑफ जंक्शन है बिटवीन द बीम्स, वो क्या करेगी, जहाँ ऐड करेगी अप टू 100%, ठीक है। अपन ने क्या करा, यहाँ पे 50 रखा, यहाँ पे 50 रखा, और जहाँ पे ऐड करी वहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ये उसी की बात कर रहा है। द डोज डिस्ट्रीब्यूशन लेटली अक्रॉस द जंक्शन इज मोर और लेस यूनिफॉर्म। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे लेस यूनिफॉर्म हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन इंटरफील्ड स्कैटर कंट्रीब्यूशन एंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीम। अपना डिपेंड करता है कि भाई ये स्कैटर को में कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है और पेन नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही है बीम को। इफ़ टू व्हील्स आर इंसिडेंट ऑन वन साइड ओनली एंड मेड टू जंक्शन ऑफ द गिवन डेप्थ, ठीक है। अगर अपन को दो फील्ड है उसको अपन एक ही साइड से अपन इंसिडेंट करें, और और जो गिवन डेप्थ है उसके ऊपर जंक्शन बनाए, द डोज अबाउट द जंक्शन विल बी लोअर एंड बिलो द जंक्शन हायर देन द जंक्शन डोज, ठीक है। तो अगर ये जंक्शन बन रही है तो इस जंक्शन के जो ऊपर वाला जो होगा वो तो हमेशा लोअर होगा, और जंक्शन के नीचे वाला क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये फील्ड ऑफ सेपरेशन है, ये अपना जंक्शन के ऊपर वाला यहाँ पे कम है, यहाँ पे जंक्शन के नीचे यहाँ ज़्यादा है। In case of four field, when two fields are incident from one side and two from the parallel opposite direction, दिस यू फील्ड इज यूजली मेज टू जंक्शन एट द मिड लाइन डेप्थ, ठीक है, मेंटल और इन्वर्टेड वाई फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जहाँ सेंट्रल एक्सिस पे क्या हो रहा है, इन दोनों का जंक्शन हो रहा है। सच अरेंजमेंट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द मिड लाइन, बट द कोल्ड स्पॉट्स आर क्रिएटेड अबव व बिलो द जंक्शन एट पॉइंट, ठीक है। कोल्ड स्पॉट क्या अगर अबव व बिलो द जंक्शन पॉइंट बना रहे। फिगर 13.3 show a geometrical of the two beams that are allowed to join at a given depth. Let L1 and L2 define as a SSD and SSD with the SSD, ठीक है। L1 और L2 फील्ड लेंथ है, ठीक है। इसमें कहीं दे रखा है क्या, कोई बात नहीं, करते हैं। हाँ, फिगर 13.13, ठीक है। ये L1 क्या है, ये तो अपनी लेंथ ऑफ 1 है, ठीक है। और L2 क्या है, ये अपनी लेंथ ऑफ 2 है। और ये L1 L2 अपनी लेंथ ऑफ फील्ड लेंथ है, और डेप्थ हो गई D, और फील्ड और क्या एस एस डी की, अच्छा दोनों को सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस क्या, एक तो हो गई SSD1, यहाँ से ये हो गई SSD1, ये हो गई अपनी SSD2, ये सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, ये लेंथ 1 लेंथ 2, और ये अपनी डेप्थ हो गई जंक्शन की एट D। ओके, तो अब अपने क्या बने, इसके अंदर अपने दो ट्राइंगल बने, एक तो ABC और CDE, ये अपने सिमिलर है। कैसे बता दिया, एक तो ABC और एक CDE, ठीक है। तो अपने दो ट्राइंगल बन गए, एक से अपन इसको इधर बना ही लेते हैं, ठीक है। तो अपने दो ट्राइंगल बने, अपने ट्राइंगल दे रखा है क्या, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, एक बार बना ही लेते हैं, इसी से बना लेते हैं। ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल बन गया, और एक अपना ये ट्रायंगल बन गया। ABC, और दूसरा बन गया CDE। CD
और ये बन गया ई, ठीक है, ABC और CD। तो ये मान लो अपने दो ट्रायंगल है, तो ये दोनों की साइड मतलब ये तो क्या आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल हो गए। और क्या हो रहा है इसकी ये वाली साइड इस मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो मतलब ये दोनों क्या सिमिलर है, ठीक है। एक तो ये अपन इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, अपने दो ट्रायंगल हो गए, एक सेकेंड, ट्रायंगल हो गया ABC और ट्रायंगल हो गया CDE, ठीक है। तो अपने दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दो ट्रायंगल है तो दोनों का रेशियो भी अपना सिमिलर हो गया। मतलब जो CD अपॉन DE है, जो अपना CD, ये अपना C, ये अपना D, CD किसके बराबर है, ये BC के बराबर है, ठीक है। और अपना जो DE है, ये जो DE है, ये मतलब ये वाली जो लेंथ, ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है ना, इन दोनों के रेशियो ले लिया। ये वाली लेंथ इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये वाली लेंथ इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और बीच में फिर अपन क्या ले लिया, जो CD है, नहीं ये क्या था, हाँ ये था अपना CD अपॉन DE। तो CD है अपना S1 और S2 के बीच की लेंथ, ठीक है। तो ठीक है, तो S1 अपॉन DE क्या है अपना, ये डिस्टेंस है ना, ये डेप्थ हो गई, इजिकल्स टू क्या हो गया अपना BC अपॉन AB। तो ये क्या हो गया, BC हो गया अपना L1 अपॉन AB क्या हो गया अपना, ये AB। अब मान लो ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपना एक ट्रायंगल है, तो इसमें हो गया SSD 1, ये हो गया अपने पास L हाफ, L1 का हाफ, ठीक है। और ये क्या चीज़ हो गई फिर, ये हो गया L1 का हाफ, L1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन SSD फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली S2 अपना क्या हो गया, एक से अपन देख लेते हैं, गिविंग S1, अपन को S1 यहाँ से अपन D को उधर भेज दे, तो S1 इज इक्वल टू क्या आ गया, L1 अपॉन 2, और ये हो गया 1 अपॉन SSD 1, ठीक है, इसके बराबर हो गया। S2 क्या है, ये अपना 1 अपॉन 2 L2 है, और D इंटू SSD 2, ठीक है, ये अपन इस ट्राइंगल पे भी बना लिया। अगर अपन दोनों को ऐड करें तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 है ना, मतलब अपन ने क्या करा, S1 प्लस S2 यहाँ पे इजिकल्स टू आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे इजिकल्स टू और आएगा, इजिकल्स टू हाफ ऑफ L1 इंटू D इंटू S1 प्लस हाफ इंटू L2 D अपन SSD 2। Figure 13.14a show ideal geometry in which there is no overlap between the field and the adjacent opposing neighbor. The arrangement is shown between the 13.14b on the other hand create region of 3 field overlap. ठीक है, अगर मान लो अपना create 13.14b या 13.14b ये अपना 3 field overlap को दिखा रहा है, ठीक है। where the bigger field diverges into opposing smaller field, जिसमें क्या होता है एक bigger field क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया toward the smaller field, ठीक है। Consequently the dose energy here is may exceed the central axis dose of the same depth, ठीक है। तो यहाँ पे dose energy exceed हो जाएगी सेम डेप्थ पे। इसमें अपन कंसिडर कर सकते हैं द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन अ 3 फील्ड ओवरलैप रीजन, ठीक है। तो अपन को कब कर सकते हैं, जब अपन को स्पाइनल कॉर्ड को मतलब REO रीजन में है। तो अगर मैक्सिमम लेंथ है 3 फील्ड रीजन की, उसको अपन कैसे कर सकते हैं ओवरलैप, वो कैसा होता है S1 माइनस S2, ठीक है। यहाँ पे S1 S2 बराबर है, यहाँ पर क्या हो गया S1 बड़ा है और S2 छोटा है, ठीक है। डेल्टा S में भी कैन बी मेड इक्वल टू 0 इफ
L1/L2 इज इक्वल टू SSD1/SSD2, मतलब ठीक है यहाँ पर SSD1 SSD2 और L1/L2 बराबर है। Thus if the field strength are different, the different SSD are adjusted to eliminate the 3 field overlap। ठीक है, तो जो अगर अपन ने कहा फील्ड लेंथ डिफरेंट होगी तो अपना SSD भी एडजस्टेड। एक सेकेंड, ठीक है थोड़ा सा और बचा है अपना। ठीक है, तो जब अपना फील्ड लेंथ अलग होगी तो अपनी SSD को अपन एडजस्ट करेंगे टू एलिमिनेट द 3 फील्ड ओवरलैप रीजन। ठीक है, ताकि अपना 3 फील्ड ओवरलैप हट जाए। दस द ज्योमेट्री कैलकुलेटेड गैप, तो अपना ज्योमेट्री की जो कैलकुलेटेड गैप है S1 और S2 उसको अपन इंक्रीज कर दिया बाई डेल्टा एस। 3 फील्ड ओवरलैप को अपन एलिमिनेट कर दिया बाई एक्सपेंस ऑफ द कोल्ड स्पॉट एट अ मिड लाइन। ठीक है, तो 3 फील्ड ओवरलैप को अपन एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अपन ने कोल्ड स्पॉट को मिड लाइन पे लगा दिया। एज अ कॉम्प्रोमाइज नो वन कुड इंक्रीज द गैप S1S by the amount of S dash just to eliminate the 3 field overlap in a specific region such as spinal cord। ठीक है, तो क्या होगा, कोई इंक्रीज कर सकता है गैप को, तो अपन ने डेल्टा एस में चेंज करके तो 3 फील्ड ओवरलैप को स्पेसिफिक रीजन स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो वहाँ पे चेंज कर सकता है। तो डेल्टा एस डैश क्या हो गया, डी डैश माइनस D/D। ठीक है, वे D इज़ द डेप्थ फॉर कॉर्ड एंड एंटीरियर सरफेस एंड डेप्थ इज अ मिडलाइन है। ठीक है, तो D डैश और जो कॉर्ड की जो डेप्थ है और मिडलाइन डेप्थ है उसके अंदर चेंज करके वेरी कर सकता है। द 3 फील्ड ओवरलैप कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड बाई यूजिंग द सेम लेंथ SSD फॉर ओड फील्ड पिन एंड ब्लॉकिंग द सेकेंड पेयर। ठीक है, तो अगर अपन मान लो सेम लेंथ और SSD के अपन 4 फील्ड बनाते हैं, उसको भी अपन 3 फील्ड ओवरलैप को मतलब कर सकते हैं फॉर पेंटोरिक और इन्वर्टेड वाई फील्ड कॉर्डली एज नीडेड। द टेक्निक इज मोर कन्वीनियंट व्हेन एस्केलेटर इज इक्विप्ड विद सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कॉलमलेट दैट कैन बी मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। फिर आता है अपना एग्जांपल फर्स्ट। इसमें अपने पेशेंट को ट्रीट करा विथ पैरेलल अपोजिट मेंटल एंड पेंटोरिक फील्ड, जिसमें लेंथ ये दे दी। कैलकुलेट गैप रिक्वायर्ड फॉर द सरफेस ऑफ बीम टू इंटरसेक्ट द मिड लाइन ऑफ द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। दूसरा, ठीक है, तो पहले अपन को S1 कैलकुलेट करना है, फिर अपना S2 कैलकुलेट करना है। S1 का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू L1 इंटू D इंटू S3, हाफ इंटू लेंथ ऑफ 130। ठीक है, 30 दे रखा है, इंटू 10 इंटू 100, डेप्थ अपना 10 सेंटीमीटर इंटू 100 1.5 सेंटीमीटर। फिर S2 अपना निकाल दिया 1 टू हाफ इंटू 2। ठीक है, जो इसमें 30 की जगह 30 लगा दिया और अपना 10/100 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लिख रखी है, हाँ हाफ में 30 की जगह यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पे काट के 15 लिख दो, इजिकल इंटू 10/100 इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर। अब तो अपन टोटल गैप को जब अपन ऐड कर दे तो कितना 1.5 प्लस 0.75 जो अपन ने करा था ना S1 प्लस S2, ये देखो S1 प्लस S2 ये वाला, ये जो अपन ने S1 प्लस S2 करा वही कर रहे हैं अपन इसके अंदर। S1 प्लस S2 हो गया अपना 1.5 प्लस 0.75 इजिकल टू 2.3 सेंटीमीटर। और डेल्टा S किसके बराबर हो गया, S1 इजिकल टू S2, तो अपना 1.5 माइनस 0.75 कितना हो गया 0.75 सेंटीमीटर। तो अपन को और क्या बताना है, ये तो अपन ने टोटल गैप रिक्वायर्ड, ये जितना गैप रिक्वायर्ड हो रहा था, अच्छा ये तो अपन ने 2.3 सेंटीमीटर, तो कितना गैप रिक्वायर्ड है वो लिख दिया। फिर बीच में क्या लिखना है, गैप रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द 3 फील्ड ओवरलैप ऑफ द रीजन। ठीक है, अपन को क्या स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन को हटाना है यूजिंग द 3 फील्ड टेक्निक, जिसमें डेप्थ हो गई अपनी 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस। सर SSD ले लिया अपन 100 सेंटीमीटर फॉर ऑल फील्ड। तो 3 फील्ड ओवरलैप है, तो उसमें डेल्टा S क्या हो गया, S डैश क्या हो गया इजिकल टू डेल्टा S डेप्थ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डेप्थ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड थी 15 सेंटीमीटर अपन डेप्थ ऑफ मिड लाइन कितनी है 10/10। फॉर्मूले पुट करेंगे आंसर आएगा 0.4। नया गैप कितना हो गया S1 प्लस S2 प्लस S डैश कितना हो गया 2.7 सेंटीमीटर। अपन ने 2.3 में 0.4 ऐड कर दिया तो अपना कितना हो गया 2.7 सेंटीमीटर। ऑल थ्रू द प्रीवियस ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन में प्रोवाइड द यूजफुल क्राइटेरिया फॉर फील्ड सेपरेशन, वन मस्ट अवेयर ऑफ देयर लिमिटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल डोज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर देन प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्योर ज्योमेट्री ऑफ बीम डाइवर्जेंस। ठीक है, तो जो एक्चुअल डोज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करती है, एक डिफरेंट पिक्चर प्रोवाइड कराती है देन द प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्योर ज्योमेट्री ऑफ बीम डाइवर्जेंस। पेशेंट पोजिशनिंग हो, बीम अलाइनमेंट हो, फील्ड का पेन नंबर हो, रेडिएशन स्कैटर हो,
सारे रिलेवेंट फैक्टर है टू मेक द प्रॉब्लम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो अपना जो फील्ड पेन नंबर है, स्कैटर रेडिएशन, ये सारे फैक्टर है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रेडिएशन थेरेपी को। फिगर 13.9 शो द ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए थे? हम ये पहुँच गए थे, इन प्रैक्टिस द चॉइस बिटवीन ऑप्शन शुड बी बेस्ड ऑन फिजिकल, क्लिनिकल एंड टेक्निकल कंसिडरेशन। ये जो चॉइस करी गई बिटवीन द ऑप्शन, ये किस पे करी गई? फिजिकल, क्लिनिकल, टेक्निकल कंसिडरेशन के ऊपर। यूजुअल में क्या होता है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है आर दैट ऑफ ट्यूमर मस्ट रिसीव एडिकेट डोज एंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर मस्ट नॉट ट्रीटेड बियॉन्ड टॉलरेंस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जो ट्यूमर को उसको एडिकेट डोज मिलनी चाहिए और सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स को मतलब बियॉन्ड टॉलरेंस ट्रीट नहीं करना चाहिए। दिस अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो फील्ड मैचिंग को अपन कर सकते हैं, जो कि आगे डिस्कस करा जाएगा। डोजीमेट्रिक द सेपरेशन ऑफ फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑप्टिमाइजिंग द प्लेसिंग द फील्ड ऑन अ काउंटर so that composite isodose distribution uniform at a desired depth and hot and cold spots are available। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जो अपन सेपरेशन है फील्ड का, इसको अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ फील्ड इन काउंटर, तो आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा एंड हॉट एंड कोल्ड स्पॉट्स अपने एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द इंडिविजुअल आइसोडोज कर्व स्पेशली इन द पेन नंबर रीजन। ठीक है, तो ये अपने ज्योमेट्रिक सेपरेशन है ना, 4 बीम इंटरसेक्ट करिए मिड पॉइंट पर, और ये अपना ज्योमेट्रिक सेपरेशन है। इसमें फील्ड सेपरेशन अगर सरफेस पे 2.3 सेंटीमीटर पे है, इसके अंदर बी वाले के अंदर इंक्रीज़ करा गया 3 सेंटीमीटर में, ताकि ओवरलैप है ना, ओवरलैप कर सके। और सी वाले में सेपरेशन एलिमेंट 3 फील्ड ओवरलैप, चल छोड़ो। ऑर्थोगोनल फील्ड जंक्शन, ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है शायद ऑर्थोगोनल फील्ड जंक्शन। ऑर्थोगोनल फील्ड डिनोटेड एज अरेंजमेंट इन विच सेंट्रल एक्सिस ऑफ एडजेसेंट फीलर ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसके अंदर क्या करा गया, जो सेंट्रल एक्सिस है एडजेसेंट फील्ड की, जो एडजेसेंट फील्ड्स है उनकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो दूसरे से क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मान लो ये एक ऐसी है, ठीक है, तो एक अगर देखो इसके अंदर आता है कि अगर मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, दोनों फील्ड ऑर्थोगोनल है। मतलब अगर एक फील्ड ऐसी है, ठीक है, एक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, दूसरी क्या जाएगी, इसके परपेंडिकुलर में जाएगी। ठीक है, ये तो ये जो ये एंगल बना रही है, क्या बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो इसलिए बोल रही है इनकी जो एडजेसेंट फील्ड है ये दूसरे के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ऑर्थोगोनल फील्ड आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेड्यूलोब्लास्टोमा। ठीक है, तो ये किस में काम में आ रहा है, ऑर्थोगोनल फील्ड मेड्यूलोब्लास्टोमा के ट्रीटमेंट में काम में आ रहा है। इसमें अपन क्रेनियोस्पाइनल रेडिएशन को अपन अकम्प्लिश कर रहे बाय द लेटरल पैरेलल अपोजिट ब्रेन फील्ड कपल्ड विद पोस्टीरियर स्पाइन फील्ड। तो इसके अंदर अपन जो लेटरल पैरेलल अपोजिट ब्रेन फील्ड है इसको पोस्टीरियर स्पाइन फील्ड के साथ लगा रहे हैं। अनदर कॉमन एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ नेक बाय द बायलेटरल फील्ड इन विच ऑर्थोगोनल एडजेसेंट एंटीरियर फील्ड यूज्ड टू ट्रीट द सुप्रा क्लेविकुलर एरियाज। ठीक है, अगर अपन को सुप्रा क्लेविकुलर मतलब क्लेविकुल के ऊपर वाले एरियाज के, तो अपन एडजेसेंट फील्ड ऑर्थोगोनल एडजेसेंट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो किस में काम में आ रहा है, मेडुलोब्लास्टोमा में, क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन में, और दूसरा इसमें अपन को, हाँ, और दूसरा क्या होता है, मतलब सुप्रा क्लेविकुलर एरियाज में ट्रीट करने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ मैचिंग ऑर्थोगोनल फील्ड हैज बीन डिस्कस्ड बाय सेवरल इन्वेस्टिगेटर्स फॉर सुपरफिशियल ट्यूमर सच एज हेड एंड नेक एरियाज। इट मे बी एडवाइजेबल टू सेपरेट द एडजेसेंट फील्ड अनलेस द जंक्शन एरिया इज ओवर अ ट्यूमर फ्री रीजन। ठीक है, क्या क्या बताया गया कि अगर सुपरफिशियल ट्यूमर है जैसे हेड और नेक के एरिया से, तो इसमें क्या करा गया कि अपन को एडजेसेंट फील्ड को सेपरेट कर देना चाहिए अनलेस द जंक्शन एरिया इज ओवर द ट्यूमर फ्री रीजन। ठीक है, तो जो जंक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, ट्यूमर के जहाँ पे ट्यूमर नहीं होगा ना वहाँ पर होगा। द सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल वन यू मे यूज बीम स्प्लिटर एंड अबाउट द फील्ड अराउंड द क्लोज टू द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बीम स्प्लिटर का यूज़ कर दिया। द मैचिंग लाइन शुड बी ड्रॉन ईच टाइम बिफोर ट्रीटमेंट ओवरलैप ऑफ द फील्ड। तो मैचिंग लाइन अपन को हर बार बनानी पड़ती थी, ताकि अगर मान लो ये ओवरलैप है, मतलब ये मान लो जहाँ पे ये रीजन है हो रहा है ओवरलैप का, वहाँ पे क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। अब हमेशा अपन को अगर मान लो ये अपन फील्ड सेपरेशन भी लगा देते हैं, तो ये हर बार अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ द सेंसिटिव स्ट्रक्चर सच ए स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट इन जंक्शन इन, अगर मान लो ये जंक्शन में अपनी स्पाइनल कॉर्ड आ गई तो फिर अपने प्रॉब्लम हो सकता है। वन में एडिशनली ब्लॉक द एप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ द क्रॉड एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा फॉर द पार्ट एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, प्रोवाइड देयर इज नो ट्यूमर इन द शील्डेड रीजन। इस तरीके से करना है कि शील्डेड रीजन में कोई ट्यूमर नहीं हो। एज स्टेटेड प्रीवियसली फील्ड सेपरेशन इज पॉसिबल फॉर डीप सीटेड ट्यूमर इफ देयर इज नो ट्यूमर ऑन सुपरफिशियल जंक्शन रीजन। तो क्या बोल रहा है
कि फील्ड सेपरेशन पॉसिबल है डीप सीटेड ट्यूमर के लिए अगर कोई ट्यूमर अपना सुपरफिशियल जंक्शन रीजन में नहीं है. अनदर ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ ऑर्थोगोनल फील्ड सेपरेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वेर्नर. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, one pair of opposing field defined by the collimating light it allow diverge on the skin and point of intersection of the field border is marked. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसमें एक जो पेयर है अपोजिंग फील्ड का उसको अपन क्या करें, डाइवर्ज करें स्किन के ऊपर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन करी है वो मार्क कर सके. तो इसकी वजह से अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ये अपना फॉर्मूला अपन को पता ही है, सेपरेशन 1/2 इंटू एल इंटू डी अपॉन एस एस डी. इसमें डी क्या होता है, डेप्थ होता है ऑफ द ऑर्थोगोनल फील्ड अलाउड टू जॉइंट ए, और फिर होता है क्रेनियोस्पाइनल फील्ड. ठीक है, तो क्रेनियोस्पाइनल फील्ड के अंदर की जो क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन है, इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्निक आती है जिसमें जो ऑर्थोगोनल जंक्शन है उसको अपन लेटरल ब्रेन फील्ड और पोस्टीरियर स्पाइन फील्ड के बीच में लगा देते हैं. तो स्पाइन फील्ड क्या होती है, इसकी लार्ज लेंथ होती है, तो ये क्या होती है, दो स्पाइनल फील्ड में स्प्लिट हो जाती है और जंक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 13.5. ठीक है, तो अगर जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उससे अपन क्या कर सकते हैं, जंक्शन गैप को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बार इसमें दोबारा रिवीजन कर लेते हैं. इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, ऑर्थोगोनल जंक्शन क्रिएट कर दिया जाता है बिटवीन द लेटरल ब्रेन फील्ड एंड पोस्टीरियर स्पाइन फील्ड. लेटरल का ब्रेन फील्ड आ गया, पोस्टीरियर का स्पाइन फील्ड आ गया. स्पाइन फील्ड में लार्ज लेंथ की वजह से अपन ने दो स्पाइन फील्ड को बना लिया और जंक्शन गैप को कैलकुलेट कर लिया. तो इसकी वजह से अपन क्रेनियल और स्पाइनल फील्ड्स को दोनों को अपन अलग अलग तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं. टेक्निक ए in which the representative example show bilateral cranial field adjacent to the spinal field. इसमें क्या है, जो bilateral cranial field है वो adjacent है to the spinal field. ये अपना spinal field आ गया, ये अपना cranial field आ गया. ठीक है, the cranial light show the allowed to diverge on a skin inferior border से meter point midway of the posterior neck surface. तो इसमें जो mid point है वो कहाँ meet कर रहा है, वो तो posterior neck surface पे point कर रहा है. At this point, the spinal field is separated at a distance s, which can be calculated for equation 30.9 using the substitute depth of spinal फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस लेंथ एल एस एस डी ऑफ स्पाइनल फील्ड. ठीक है, तो इसमें अपन जो डेप्थ डी है स्पाइनल वो अपन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फॉर एल लेंथ एल एंड एस एस डी ऑफ स्पाइनल फील्ड. फॉर डायग्राम द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द लाइट फील्डिंग ऑफ द सरफेस. द डैश लाइन शो द फील्ड प्रोजेक्शन एट द डेप्थ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. जो डैश लाइन है वो क्या दिखा रही है, सेपरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बता रही है. फिगर 13.c इज द लेटरल व्यू ऑफ फिगर 13.16 बी. टेक्निक बी के अंदर पेशेंट को अपन प्रॉन में पोजिशन कर देते हैं, है ना. तो फोर हेड को रेस्टिंग करते हो ना रिजिड बीम, रिजिड हेड एंड पेस्टी ऑन द हार्ड स्टायरोफॉर्म ब्लॉक्स. ठीक है, अपन इसको हार्ड स्टायरोफॉर्म ब्लॉक के ऊपर लगा देता है. अच्छा, इसके अंदर क्या कर रहा है अपन, तो खड़ा करके कर रहे हैं ना, ये सुपाइन में कर रहे हैं अपन. तो फॉर द स्पाइनल फील्ड इज सेपरेट बाय डिस्टेंस एस. इसको ऊपर कैलकुलेट डी, इसमें अपन ने क्या करा, एस को कैलकुलेट करा और डी लगा दिया और एस एस डी अपन ने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, टेक्निक बी में स्टायरोफॉर्म ब्लॉक लगा दिया और इसमें अपन ने क्या करा, और सब कुछ इंस्टीट्यूशन के पास क्या होता है, हाफ प्लास्टर बॉडी कास्ट भी होता है. इसमें पेशेंट को मोबिलाइजेशन कर देते हैं फॉर हेड एंड नेक रिलेटेड टू थोरेक्स. द स्पाइन फील्ड इज स्टिमुलेटेड बाय द सिफेलिक हेड मार्जिन ऑन नेक विदाउट एग्जिस्टिंग ऑन द माउथ. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको जो स्पाइन फील्ड है उसको अपन सिफेलिक मार्जिन में आ जाते हैं ताकि बिना एग्जिस्ट करे माउथ से, है ना. By opening the light field, the divergence boundary of cephalic margin of spinal field is displayed on lateral aspect of the neck. तो इस पे spinal margin, cephalic margin है spinal field की, उसको अपन neck पे लगा देते हैं. This boundary mark on a patient skin provide the match line for lateral cranial field. ठीक है, इसको अपन patient skin में मार्क कर देते हैं और lateral cranial field डिजाइन कर लेते हैं. The cranial field are set so the caudal field margin से parallel with the diverged cephalic margin. ठीक है, तो ये इस टाइप से करते हैं. तो जो अपना cranial field है, जो caudal field की margin है वो parallel for divergence cephalic margins of the spinal field. ठीक है, दिस कम्प्लीट बाय रोटिंग द कॉलीमीटर ऑफ क्रेनियल फील्ड टू द एंगल थीटा. ठीक है, ये अपन कब कर सकते हैं कि अपन रोटेट करें कॉलीमीटर को ऑफ द क्रेनियल फील्ड किसी कौन से एक एंगल थीटा से. ठीक है, तो अपनी क्या है, मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये मतलब अपन मतलब पैरेलल कर दे. ठीक है, तो ये क्या होती है, ऐसे परपेंडिकुलर में आ जाएगी. Divergence boundary is available display on lateral is boundary mark on the match line of lateral cranial field. ठीक है, तो मैच लाइन बनाने के लिए, ठीक है, अपन ने क्या काम करा, मैच लाइन को बनाने के लिए. तो जो अपना जो एंगल है कॉलीमीटर का, अगर क्रेनियल फील्ड अपनी नॉन डाइवर्जेंट है तो रोटेशन ऑफ कर सकते हैं क्रेनियल फील्ड को थ्रू द एंगल थीटा कॉलीमीटर,
ये सफिशिएंट होता है टू प्रोवाइड द डिजायर्ड ज्योमेट्रिक मैच बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मैच प्रोवाइड कराने के बराबर होता है फॉर क्रेनियल स्पाइनल फ्लूइड। हाउएवर मैच ऑफ द डाइवर्जेंस क्रेनियल फ्लूइड एंड डाइवर्जेंस स्पाइनल फ्लूइड का द काउच मस्ट बी रोटेटेड थ्रू थीटा काउच, ठीक है। तो इसमें जो काउच है उसको अपन को किसी एक थीटा एंगल पे रोटेट करना पड़ता है। इन एडिशन द रोटेशन ऑफ द क्रेनियल फ्लूइड थ्रू द थीटा कॉलिमेटर, द टू एंगल्स थीटा कॉलिमेटर थीटा काउच को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलिमेटर आर्क 10 1/2 इंटू L1 इंटू 1/SSD, और ये आर्क मतलब इसी में बस आर्क का मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है। L1 लेंथ और पोस्टीरियर फील्ड है, लेंथ है लेटर स्पाइनल फील्ड की, SSD और SSD स्पाइनल फील्ड है, SSD सोर्स टू एक्सिस डिस्टेंस है, और SSD टेक्निक को अपन स्पाइनल फील्ड में यूज़ करते हैं, और SSD टेक्निक को अपन क्रेनियल फील्ड में ले सकते हैं। The couch is rotated towards the site of cranial field and enter the head. The alternative approach here rotating का couch का इसके अपन cranial field divergence को eliminate कर by using the half beam block independent jaws, ठीक है। अपन को अगर अपन इनका यूज़ करते हैं तो अपन बीम को स्प्लिट कर देता है क्रेनियो स्पाइनल जंक्शन बाय यूजिंग बीम स्प्लिटर पोजिशन और सेंट्रल एक्सिस क्लोज टू देयर बाय एलिमिनेट द डाइवर्जेंस ऑफ द रे एट द जंक्शन line. The collimator cranial field is still tilted through theta collimator discussed earlier. The techniques of using independent jaws and to mesh the क्रेनियस हैज़ 2 एडवांटेज, ठीक है। तो अगर अपन इंडिपेंडेंट जॉ और थीटा का मतलब करते हैं क्रेनियो स्पाइनल फील्ड में, इसके 2 एडवांटेज है। एक तो ऑर्थोगोनल फील्ड मैचिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रेनियल और स्पाइनल फील्ड को कोई सी भी डेप्थ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और दूसरा है इंडिपेंडेंट जॉ को अपन कन्वेंशनली मूव कर सकते हैं क्रेनियो स्पाइनल जंक्शन में, जो कि लाई कर रहा है कॉर्डली विद द ईच वीक एंड ड्यूरिंग द ईच ट्रीटमेंट कोर्स इज मियर आउट बाय द जंक्शनल डोज डिस्ट्रीब्यूशन। As long as the independent jaw split the cranial field with a few centimeters the central axis, the divergence of the central field into the spinal field matching line will be minimal. Guidelines for field matching, guidelines क्या अपनी फील्ड को मैच करने की। The site of field matching should be chosen isofar of possible if the area does not contain tumor critically sensitive organ, ठीक है। तो अपने क्या होना चाहिए कि एरिया के अंदर ट्यूमर क्रिटिकली सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है। द ट्यूमर सुपरफिशियल है जंक्शन साइड पे, तो इसको सेपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि कोल्ड स्पॉट ट्यूमर में आ सकता है और ओवरलैप हो सकता है डेप्थ पे, है ना, डाइवर्जेंस फील्ड। तो क्लिनिकली एक्सेप्टेबल प्रोवाइड एक्सेसिव डोज अंडरलाइंग टिश्यू को नहीं मिले बियॉन्ड देयर टॉलरेंस, पर्टिकुलर में टॉलरेंस ऑफ क्रिटिकल स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड एक्सीड नहीं करना चाहिए। डीप सीटेड ट्यूमर में फील्ड को अपन सेपरेट कर सकते हैं टू स्किन सरफेस सो दैट जंक्शन पॉइंट लाइज इन अ मिड लाइन, ठीक है। जंक्शन पॉइंट का मिड लाइन पे है। क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना चाहिए। फील्ड मैचिंग को अपन ड्रॉ करना चाहिए हर ट्रीटमेंट सेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ट्रीटेड फील्ड। और दूसरा क्या होता है, एनाटॉमिकली it is not necessary to anatomically reproduce lines every day because variation is local, will only smear at a junction point which is desirable, ठीक है। With the same lesson we are looking at moving the junction site 2 or 3 times during the each treatment course. The field matching technique must be verified by the actual isodose distribution before it is adopted for clinical use, ठीक है। तो इसको मतलब अपन वेरीफाइड करना चाहिए फॉर आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन। इन एडिशन बीम अलाइनमेंट ऑफ द लाइट फील्ड एंड एक्यूरेसी ऑफ आइसोडोस कर्व इन द पेनिम्ब्रा रीजन और एसेंशियल प्री रिक्वेस्टिक, ठीक है। तो ये पेनिम्ब्रा रीजन में ये एक्यूरेसी प्री रिक्वेस्टिक है, ठीक है। इसी के साथ अपना हो गया चैप्टर, और इसी के साथ अपनी जो ट्रीटमेंट प्लानिंग वाली सीरीज़ है, ये थ्योरी मतलब ये पूरी प्लेलिस्ट अपनी इसी आज के साथ ख़त्म होती है। आई होप ये पूरी सीरीज़ में आप हमारे साथ बने रहे होंगे, इसी तरह आप स्टडी करते रहें। बाय बाय।